हाय, दिस इज़ रीशू एंड आई वेलकम यू टू दिस प्लेटफॉर्म जहां हम डिस्कस कर रहे हैं अपनी साइंस की सीरीज सीटेट के लिए। और आज है हमारा डे 31। इससे पहले हमारे 30 वीडियोस हो चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं तो वो वीडियोस आप ज़रूर कंसिडर करें। जो डे 30 था, डे 29 एंड डे 30, 29 और 30 में हमने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स डिस्कस किए थे। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ओके, डे 29 में हमने मेटल्स और डे नॉन मेटल्स की थ्योरी डिस्कस की थी। ठीक है, थ्योरी डिस्कस की थी। हमारी सीरीज़ ऐसे ही चलती है। एक जो लेक्चर है, मतलब एक वीडियो में हम थ्योरी डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम उसके PYQs डिस्कस करते हैं। जितने भी PYQ आए होते हैं आपके सीटेट में, वो सारे PYQ उस पर्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो डे 29 में हमारा चैप्टर हुआ था मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। पूरी थ्योरी कंप्लीट की थी हमने। डे 30 में हमने मेटल्स और नॉन मेटल्स के ही PYQs किए थे। ठीक है, तो वो वीडियोस 29 और 30 और इसके अलावा जितनी वीडियोस हैं वो नहीं देखी हैं अभी तक आपने, तो वो वीडियोस आप ज़रूर देखें। काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली हैं वो वीडियोस भी आपके लिए। और आज है हमारा डे 31 और आज का जो टॉपिक है हमारा, दैट इज़ सेल। एंड सेल इज़ कॉल्ड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो वाई सेल इज़ कॉल्ड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, वो हम डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर में। एंड उसके अलावा टाइप्स ऑफ सेल डिस्कस करेंगे, सेल स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। एंड आई ट्राई कि जो इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं, PYQs हैं, टोटल 12 PYQs हैं इस चैप्टर के। ठीक है, जो सीटेट में आए हुए हैं आपके 2012 से लेके 24 तक जितने भी PYQs आए होते हैं ना, वो सारे PYQs ले लेती हूँ इस पर्टिकुलर चैप्टर के, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसके टोटल 12 क्वेश्चन हैं। देखते हैं, अगर 1 आवर से ज़्यादा होगी लंबी वीडियो तो फिर आज नहीं करेंगे, कल डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आंसर इसके PYQs। बट अगर 1 घंटे के अंदर अंदर थ्योरी कंप्लीट होगी ना, तो वो क्वेश्चन आंसर भी हम आज ही कर लेंगे। ठीक है, 12 क्वेश्चन जो है आपके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। ठीक है, ओके। और ये जो नोट्स हैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे, रीशू साइंस अकेडमी। एंड जितने भी प्रीवियस वीडियोस हैं वो भी आपको यहीं मिल जाएंगे इसी चैनल पे। तो इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। बाकी आप अगर रीशू साइंस अकेडमी के नाम से भी सर्च करोगे तब भी आपको मिल जाएगा ये। ठीक है, बाकी मैं कॉमेंट में इसका लिंक दे दूँगी। चलिए, तो ये एक बार बता देती हूँ आपको स्लाइड्स में। सेल डिस्कस करेंगे, सेल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, टाइप्स ऑफ सेल, 2 टाइप के सेल हैं, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, क्या डिफरेंस होता है दोनों में वो डिस्कस करेंगे। सेल का स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। एंड ये सारी चीज़ें सेल स्ट्रक्चर में ही हैं। पार्ट्स ऑफ न्यूक्लियस, सेल ऑर्गेनेलीज, ये सारी सेल ऑर्गेनेलीज डिस्कस करेंगे। उसके बाद प्लांट्स और एनिमल सेल्स में क्या डिफरेंस है, इसके अलावा सेल थ्योरी क्या कहती है, फंक्शन ऑफ सेल क्या है, एंड लास्ट टॉपिक सेल डिवीजन। ओके, सेल डिवीजन क्या है, माइटोसिस मियोसिस क्या होते हैं, थोड़ा सा वो डिस्कस कर लेंगे। और एक मिनट, ये है हमारे क्वेश्चन आंसर। तो ये मैंने स्क्रीनशॉट ही लिया है आपके प्रीवियस पेपर से। तो टोटल 12 क्वेश्चन है आज। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर देखते हैं कितना टाइम लगता है क्लास में। अगर पॉसिबल हुआ तो साथ में ही कर लेंगे PYQs भी। चलिए चलिए चलिए, चलो ये आ गया हमारा सेल। सो सेल एक्चुअली है क्या, एंड वाई इट इज़ कॉल्ड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। देखिए, हमारी जो बॉडी है ना, सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो बॉडी है, इट इज़ मेड अप ऑफ सेल। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उन सबकी बॉडी किससे बनी है, सेल से बनी है। ठीक है, और ये जो सेल्स हैं, सेल्स कंबाइंड होके क्या बना देते हैं, टिश्यू। टिश्यू कंबाइन होके क्या बना देते हैं, ऑर्गन। ऑर्गन से क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म बनता है। तो सेल जो है, सेल इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर टिश्यूज़। ठीक है, टिश्यूज से ही फिर ऑर्गन बन रहे हैं, इससे ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म बन रहा है। तो ये जो हमारा सिंगल यूनिट ऑफ सेल है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर टिश्यूज, ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गेनिज्म। और सिंपली यू कैन से कि सेल्स जो है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर बॉडी स्ट्रक्चर। ठीक है, हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, सेल ही रिस्पॉन्सिबल है। सो दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब ये जो सेल हैं, किस किस चीज़ से मिलके बना होता है, क्या क्या इसमें प्रेजेंट होता है, उन सब के जो सेल के पार्ट्स हैं उनका क्या क्या फंक्शन है, वो आगे
कंटिन्यू करेंगे हम, ठीक है। उसमें डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से सेल का जो पार्ट है उसका क्या क्या फंक्शन है, आगे प्रीवियस मतलब आगे वाली स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे, ठीक है, नॉट प्रीवियस। चलिए, तो सेल्स कंबाइन टुगेदर फॉर्म अ टिश्यू, टिश्यू कंबाइन टुगेदर फॉर्म अ ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। सो सेल्स आर द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। द सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। सेल किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट हुक ने। एंड अ नंबर ऑफ सेल्स कैन वर्क टुगेदर टू फॉर्म अ टिश्यूज एंड ऑर्गन्स एंड ऑर्गेनिज्म, ठीक है। चलिए, तो आई होप सेल आपको पता चल गया होगा कि क्या है सेल। सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सेल्स के वो देख लेते हैं। सेल्स क्या करते हैं? इट प्रोवाइड द नेसेसरी स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू एन ऑर्गेनिज्म। एंड एक्चुअली सेल क्या है ना, इट इज़ अ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। सेल्स क्या हैं? बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। तो बिल्डिंग ब्लॉक्स है लिविंग थिंग्स के, और ये सारे मिल के कंबाइन होके जो है एक ऑर्गन सिस्टम, एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, ओके। द जेनेटिक इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर रिप्रोडक्शन इज प्रेजेंट विद इन द न्यूक्लियस। सेल के अंदर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है, इस तरह से, जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है हमारा, ओके। द स्ट्रक्चरली द सेल हैज सेल ऑर्गेनेल्स विच आर सस्पेंडेड इन साइटोप्लाज्म। ये इस तरह से सेल होता है, सेल में इस तरह से एक लिक्विड फॉर्म प्रेजेंट होता है, लिक्विड सा एक मटेरियल प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। आगे डिस्कस करेंगे इन डिटेल ये सारी चीज़ें कि क्या है ये सब साइटोप्लाज्म। और ये जो न्यूक्लियस जहाँ पे जिसमें जेनेटिक मटेरियल हमारा प्रेजेंट है उसे हम कहते हैं न्यूक्लियस, ओके। तो ये जो सेल है, सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं यहाँ पे साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म क्या है? एक फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर है, और इसमें क्या है? इसमें क्या है? सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती है। डिफरेंट ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती है, और हर ऑर्गेनेली का डिफरेंट फंक्शन होता है, वो डिस्कस करेंगे इन डिटेल आगे वाली स्लाइड्स में, ठीक है। अभी आपको बस इतना पता होना चाहिए सेल क्या है, ठीक है, और जो हमारा सेल है उसमें क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है। बाकी सेल स्ट्रक्चर में इन डिटेल हम करेंगे, बट ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सेल के, तो ये ध्यान से सुनिए। सेल जो है स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी करता है हमारा सेल, न्यूक्लियस के अंदर होता है जेनेटिक मटेरियल। स्ट्रक्चरली द सेल हैज सेल ऑर्गेनेलीज विच आर सस्पेंडेड इन साइटोप्लाज्म। माइटोकॉन्ड्रिया इज द ऑर्गेनेली रिस्पॉन्सिबल फॉर फुलफिलिंग सेल्स एनर्जी रिक्वायरमेंट्स। माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल ऑर्गेनेली है जो क्या करती है हमारी, जिससे मतलब जो माइटोकॉन्ड्रिया है इट इज़ कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। कैसी एनर्जी मिलती है? रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है यहाँ पे, तो वो रेस्पिरेशन क्या है, कैसे एनर्जी हमें मिल रही है वो आगे देखेंगे, ठीक है। लाइसोसोम्स जो हैं डाइजेस्ट मेटाबॉलिक वेस्ट एंड फॉरेन पार्टिकल्स इन द सेल। लाइसोसोम्स प्रेजेंट होते हैं हमारे सेल ऑर्गेनेल्स में, वो क्या करते हैं? मेटाबॉलिक वेस्ट को और फॉरेन मटेरियल्स को डाइजेस्ट करते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्ले अ वाइटल रोल इन लिपिड्स एंड प्रोटीन सिंथेसिस एज वेल एज इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट। तो ये जो है सेल की सेल ऑर्गेनेलीज जो हैं, सेल ऑर्गेनेलीज आगे इन डिटेल बिल्कुल अच्छे से करने वाले हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ठीक है। 2 टाइप्स के सेल हैं, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, ओके। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स 2 टाइप्स के सेल होते हैं। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट? देखो, यूकैरियोट में क्या होता है ना, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। यू से याद रखना, ट्रू न्यूक्लियस, यू से ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ट्रू न्यूक्लियस मतलब एक वेल ऑर्गेनाइज्ड, जिस तरह से हमारा सेल है, एक इस तरह से न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है जिसमें हमारा जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है, ठीक है। तो जो यूकैरियोट्स हैं, यूकैरियोट्स के पास न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। बट अगर हम बात करें प्रोकैरियोट्स की, तो प्रोकैरियोट्स के पास न्यूक्लियस नहीं होता है। इसमें क्या होता है? न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस की जगह इसके पास क्या है? न्यूक्लियोइड है, जिसमें उसका जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, डीएनए प्रेजेंट होता है, ठीक है। मतलब जैसे यूकैरियोट्स जो हैं उनमें वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म होगा, अंदर जेनेटिक मटेरियल होगा, ठीक है, प्रॉपर वेल मैनर्ड में सारी चीज़ें प्रेजेंट होंगी। बट इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स ऐसा नहीं होता। इनका जेनेटिक मटेरियल इसके न्यूक्लियाइड में इस तरह खुले में इस तरह से प्रेजेंट होता है, ठीक है। मतलब न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट नहीं होता, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती इसके पास, एक न्यूक्लियोइड है जिसके पास डीएनए प्रेजेंट होता है। और इस तरह से इसका साइटोप्लाज्म है जहाँ पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम्स क्या करते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस में इनकी हेल्प करते हैं। और उस तरह से एक टेल लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसे हम कहते हैं फ्लैजेला, जो मूवमेंट में हेल्प करता है। ये हम बात करें प्रोकैरियोट्स की। तो प्रोकैरियोट्स के पास न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, उसके पास उसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियोइड में। बट इन केस ऑफ यूकैरियोट्स जो जेनेटिक मटेरियल है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, ओके।
तो आपको ये याद रखनी है चीज़ें। बाकी इसके पास साइटोप्लाज्म में सेल ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट होती हैं जो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करती हैं। इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स सेल ऑर्गेनेलिज एब्सेंट होती हैं। ओके, चलिए तो आगे इन डिटेल डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर प्रोकैरियोट्स, व्हाट आर यूकैरियोट्स। बट द मेन डिफरेंस इज यूकैरियोट्स के पास न्यूक्लियस होता है, प्रोकैरियोट्स के पास न्यूक्लियस नहीं होता है। ओके, ये देखिए प्रोकैरियोट सेल जो है have no nucleus. Instead, some prokaryotes such bacteria have a region within the cell with the genetic material freely suspended. इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता, बट जो प्रोकैरियोट्स हैं उनके पास उनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, फ्रीली सस्पेंडेड होता है। कहाँ पे, कौन से रीजन में, न्यूक्लियोइड में। ओके, फ्रीली सस्पेंडेड मतलब ऐसे ही पड़ा हुआ है इनका जेनेटिक मटेरियल, प्रॉपर वेल मैनर्ड तरीके से नहीं पड़ा है, इस तरह से न्यूक्लियोइड में प्रेजेंट है इनका जो जेनेटिक मटेरियल है, जो डीएनए है। ठीक है, दे ऑल आर सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। देखो दो टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, या तो यूनिसेलुलर होंगे एंड दूसरे होते हैं मल्टी सेलुलर। तो जो हमारी बॉडी है, ह्यूमन बींग्स हैं, एनिमल हैं, वो क्या है, मल्टी सेलुलर। उनकी जो बॉडी है ट्रिलियन ऑफ सेल से मिलकर बनी है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेलुलर में जो ऑर्गेनिजम्स हैं, कुछ बैक्टीरिया हैं, कुछ आर्की हैं, मतलब कुछ आर्की बैक्टीरिया हैं, साइनोबैक्टीरिया हैं, उनकी जो बॉडी है ना सिंगल सेल से मिलकर बनी है। यूनि का मतलब क्या होता है, सिंगल सेल। यूनि मतलब वन, सेलुलर मतलब सेल, यूनिसेलुलर मतलब वन सेल। उनकी जो बॉडी है एक सेल से मिलकर बनी है। वही जो सिंगल सेल है उनकी हर चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, खाने के लिए, पीने के लिए, इंजेक्शन के लिए, इंजेक्शन एक्सक्रीशन के लिए, हर चीज़ के लिए एक सिंगल सेल ही रिस्पॉन्सिबल है, जितनी भी उनकी एक्टिविटीज़ होती हैं। तो जो प्रोकैरियोट्स होते हैं ना, दे आर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, दे आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ओके, एग्जांपल्स इंक्लूड आर्की, बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। द सेल साइज रेंज फ्रॉम, इनका जो सेल है इसकी जो साइज है दैट इज 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। प्रोकैरियोट्स जनरली रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिशन, अ फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जब हमने रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर किया था, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, उसमें हमने डिफरेंट मेथड्स पढ़े थे, बाइनरी फिजन, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, सारे डिफरेंट मेथड्स पढ़े थे हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। ठीक है, तो उसमें एक मेथड हमने बाइनरी फिजन भी पढ़ा था। बाइनरी फिजन क्या है, एक फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें क्या होता है, एक पेरेंट सेल जो है, बाइनरी का मतलब होता है टू, ये जो है टू सेल्स में डिवाइड हो जाता है, टू डॉटर सेल्स में। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं बाइनरी फिजन। ओके, सेल वॉल इज प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स। जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके पास सेल वॉल प्रेजेंट होती है। सेल ऑर्गेनेलिज आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स, ओनली राइबोसोम्स आर प्रेजेंट। सेल ऑर्गेनेलिज एब्सेंट होती है प्रोकैरियोट्स में, सिर्फ राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस में इनकी हेल्प करते हैं। फ्लैजेला इज प्रेजेंट फॉर मूवमेंट। ए टेल लाइक स्ट्रक्चर, फ्लैजेला जो दिखाया था आपको इस तरह से, टेल लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम फ्लैजेला कहते हैं, जो मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ओनली वन क्रोमोसोम इज प्रेजेंट। ये जो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स हैं, जो प्रोकैरियोट्स हैं, इनके पास सिर्फ एक क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है इनकी बॉडी में। ओके, आई होप इतना समझ आया होगा आपको। प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता, सिंगल सेल्ड होते हैं। ओके, और इनका जो न्यूक्लियस, इनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो न्यूक्लियोइड में प्रेजेंट होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 मार्क में पूछा जाता है कि इनका जो जेनेटिक मटेरियल कहाँ प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस में या न्यूक्लियोइड में। तो इनका जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियोइड में प्रेजेंट होता है। बाइनरी फिजन के थ्रू ये जो है रिप्रोड्यूस करते हैं। एंड सेल वॉल प्रेजेंट होती है, इस तरह से सेल है, और ये इनके साइड में जो एक वॉल प्रेजेंट होगी जिसे हम कहेंगे सेल वॉल। ओके, सेल वॉल प्रेजेंट होती है, बट सेल ऑर्गेनेलिज एब्सेंट होती हैं। जो ह्यूमन सेल्स हैं, हमारी बॉडी है ना, हमारी जो सेल्स हैं उसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है, हमारे सेल्स में सेल वॉल नहीं होती। प्लांट सेल में सेल वॉल होती है। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनकी सेल में सेल वॉल होती है। ठीक है, प्रोकैरियोट्स में सेल वॉल होती है, प्लांट सेल में भी सेल वॉल होती है, बट जो हम हैं एनिमल सेल्स हैं उनमें सेल वॉल नहीं होती, सेल वॉल एब्सेंट होती है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन होती है बस। सो ओनली वन क्रोमोसोम इज प्रेजेंट। ये कुछ डिफरेंस है प्रोकैरियोटिक सेल्स के। ठीक है, अभी तो मैं आपको समझा रही हूँ, ये नोट्स आपको मिल जाएंगे। एक बार आप रीड करोगे तो आपको मतलब आपको समझ आएंगी चीज़ें। एक बार मेरे समझाने के बाद एक बार खुद से गो थ्रू करना अब इन नोट्स को, तो आपको ईजिली चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, कन्फ्यूज़ नहीं होना है। यूकैरियोटिक सेल्स, यू ट्रू से याद रखना है, ट्रू न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। हमारी जो बॉडी है, कुछ कुछ नहीं, प्लांट्स और एनिमल्स हो गए, फंजाई हो गए, प्रोटोजोआ हो गई, इनकी जो बॉडी है ना, इनमें यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं।
और यूकैरियोटिक सेल्स मैंने आपको बताया क्या है, मतलब यूकैरियोटिक सेल में ट्रू न्यूक्लियस इज प्रेजेंट विच कैरिंग जेनेटिक मटेरियल। न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है यूकैरियोट्स में। ओके, सो यूकैरियोटिक सेल्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय ट्रू न्यूक्लियस। द साइज ऑफ सेल रेंजेस फ्रॉम, इसका जो साइज सेल का साइज है दैट इज 10 to 100 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। दिस ब्रॉड कैटेगरी इन्वॉल्व्स प्लांट्स, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड एनिमल्स। दे रिप्रोड्यूस सेक्शुअली एज वेल एज एसेक्शुअली। जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं, जो जिनके अंदर यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, वो सेक्शुअली और एसेक्शुअली दोनों ही तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं। सम यूकैरियोटिक सेल्स हैव सेल वॉल व्हाइल अदर्स डू नॉट। फॉर एग्जांपल अगर प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स के पास सेल वॉल प्रेजेंट होती है, प्लांट्स के पास सेल वॉल प्रेजेंट है। बट अगर हम एनिमल्स की बात करें, ह्यूमन बींग्स की बात करें, ठीक है, तो हमारे अंदर जो है सेल वॉल एब्सेंट होती है, हमारे अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है, हमारे अंदर सेल वॉल नहीं होती। ओके, प्लांट्स में सेल वॉल है बट एनिमल में सेल वॉल नहीं है, बट प्लांट्स और एनिमल दोनों ही यूकैरियोट्स हैं। ठीक है, मोर देन वन क्रोमोसोम आर प्रेजेंट, सेल ऑर्गेनेलिज आर प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स में सेल ऑर्गेनेलिज इस तरह से यहाँ प्रेजेंट होती है इन साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म होगा और साइटोप्लाज्म में सेल ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट होती हैं। चलिए, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में, आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम डिस्कस करेंगे सेल का स्ट्रक्चर। सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, देखिए यहाँ पे इजीली थोड़ा सा ड्रॉ करके आपको बताती हूँ, डायग्राम को देख के कन्फ्यूज़ नहीं होना है कि क्या है। देखो इस तरह से हमारा सेल होता है। अगर प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल में तो सेल वॉल होती है, इस तरह से सेल वॉल होगी, बट एनिमल सेल में ये सेल वॉल नहीं होती है। तो ये जो अपर लेयर है दिस इज़ सेल वॉल, उसके जो अंदर वाली लेयर है दिस इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, दिस इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। और ये जो सेल मेम्ब्रेन है और जो भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ ध्यान से सुनना, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन जो है ना, इट इज़ लाइक आवर बॉडी गार्ड। ये क्या है, हमारे बॉडी गार्ड की तरह काम करता है। कौन सी चीज़ अंदर जानी है, कौन सी चीज़ सेल के बाहर जानी है, ये कौन तय करेगा, ये कौन बताएगा, सेल मेम्ब्रेन डिसाइड करती है। ठीक है, कौन सी चीज़ अंदर जाएगी, कौन सी चीज़ सेल से बाहर आएगी। तो दैट्स वाई सेल मेम्ब्रेन इज ऑल्सो कॉल्ड सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, उसके अलावा अगर सेल वॉल की बात करें तो सेल वॉल आप कह सकते हो इट इज़ लाइक जेड सिक्योरिटी। ठीक है, तो प्लांट्स के पास जेड सिक्योरिटी होती है, हमारे पास नहीं होती। ठीक है, तो ये इस तरह से सेल हो गया, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन। अब क्या है यहाँ प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है वो भी आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी नॉर्मल सेल की बात हो रही है यहाँ पे। तो ये सेल वाल है, इस तरह से यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। ये हमारा हो गया न्यूक्लियस जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, डीएनए प्रेजेंट है। और न्यूक्लियस के अंदर ना इस तरह से न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोलस। ये देखिए ये न्यूक्लियस है हमारा, इसके अंदर ये न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है। और इसकी जो मेम्ब्रेन है इसको कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, ये देखो ये है इस सेल की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियस हो गया हमारा। अब ये न्यूक्लियस की होगी मेम्ब्रेन जिसे हम कहेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर यहाँ पे न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है। ठीक है, जो राइबोसोम सिंथेसिस में हेल्प करता है। उसके अलावा यहाँ पे डीएनए प्रेजेंट है, जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है जिसे हम कहते हैं क्रोमैटिन और क्रोमोसोम भी कहते हैं। अब क्रोमैटिन और क्रोमोसोम में क्या डिफरेंस है वो आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्रोमैटिन या क्रोमोसोम। जब कॉइल्ड फॉर्म में होगा तो हम कहेंगे क्रोमोसोम, और अगर धागे की तरह इस तरह से धागे की तरह पड़ा हुआ है तो हम कहेंगे दिस इज क्रोमैटिन। और अगर कॉइल्ड फॉर्म में है तो हम कहेंगे दिस इज क्रोमोसोम। ओके, तो ये हो गया न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के पास यहाँ पे साइटोप्लाज्म, अ फ्लूइड लाइक सब्सटेंस इज प्रेजेंट जिसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। अब इस साइटोप्लाज्म में में सेल ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट होती है, डिफरेंट सेल ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट होगी। और हर सेल ऑर्गेनेली का डिफरेंट फंक्शन होगा। माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पे देखिए माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होगा। राइबोसोम, ये देखो सेल मेम्ब्रेन होगी बाहर की, ये राइबोसोम प्रेजेंट है यहाँ पे। राइबोसोम जो है प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। ये लाइसोसोम हो गया, ये माइटोकॉन्ड्रिया सेल ऑर्गेनेलिस हैं, ये गोल्जी एपरेटस। और ये तो साइटोप्लाज्म हो गया, ये जो फ्लूइड प्रेजेंट है। ठीक है, और ये हो गया हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये सारी क्या है, सेल ऑर्गेनेलीज हैं। ओके, तो ये डिस्कस करेंगे वन बाय वन आगे वाली स्लाइड में। द सेल स्ट्रक्चर कंप्राइजेज इंडिविजुअल कंपोनेंट्स विद स्पेसिफिक फंक्शन एसेंशियल टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेसेस। हर सेल जो है ना, हर सेल जो है दैट इज रिस्पॉन्सिबल
रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट फंक्शन। हर सेल का अपना एक फंक्शन होता है। फॉर एग्जांपल ब्रेन के सेल हैं, उसका अलग फंक्शन होगा, हमारे हार्ट के सेल हैं अलग फंक्शन होगा, हमारे किडनी के सेल्स हैं उनका अलग फंक्शन होगा। हर सेल का डिफरेंट फंक्शन होता है और हर सेल जो है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट टू प्ले मीन्स दैट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। ओके, दिस कॉम्पोनेंट्स, कौन कौन से कॉम्पोनेंट्स होते हैं हमारे सेल में? सेल वॉल होगा, प्लांट्स में प्रेजेंट होगा, एनिमल्स में एब्सेंट होगा। बार बार ये चीज़ बोल रही हूँ और ध्यान रखनी है ये चीज़ आपको। सेल मेम्ब्रेन होगा, साइटोप्लाज्म होगा, न्यूक्लियस होगा, सेल ऑर्गेनेलीज होंगी। कौन कौन सी सेल ऑर्गेनेलीज होंगी? लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी एपरेटस एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, और इस तरह से न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहेंगे, जैसे सेल की मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहेंगे हम, उसी तरह न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहेंगे। ठीक है, और न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होगा और इस तरह से न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होगा जो राइबोसोम सिंथेसिस में हेल्प करता है। ओके, आई होप इतना आपको समझ आया होगा। अब सेल स्ट्रक्चर जो है जिन जिन पार्ट से मिलके बना है वो सारे हम डिस्कस करेंगे। सेल वॉल क्या है, सेल मेम्ब्रेन क्या है, साइटोप्लाज्म क्या है, सेल ऑर्गेनेलीज क्या है, न्यूक्लियस क्या है, तो इनको डिटेल फॉर्म में अब डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन फर्स्ट जो है दैट इज सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ओके, जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है दैट इज आउटर कवरिंग ऑफ अ सेल। सेल मेम्ब्रेन जो है आउटर कवरिंग ऑफ अ सेल है। इट इज़ मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन। जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है ना, इट इज़ मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। ये आपको याद रखना है, 1 मार्क में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। इट इज सेलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर। वाई इट इज कॉल्ड सेलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर, अभी बता के आई हूँ पीछे। वाई इट इज कॉल्ड सेलेक्टिवली परमिएबल, बिकॉज ये अलाउ करेगी कि कौन सी चीज़ जो है बॉडी सेल के अंदर जाएगी, कौन सी चीज़ सेल के बाहर जाएगी। ठीक है, so that's why it is called selectively permeable in nature. It allows diffusion of substances like carbon dioxide and water. कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का डिफ्यूजन जो है कौन अलाउ करता है? हमारी सेल मेम्ब्रेन ही अलाउ करती है। अब ये डिफ्यूजन क्या है? डिफ्यूजन क्या होता है? जब भी कोई सब्सटेंस, मान लीजिए वाटर की ही बात करते हैं, जब भी कोई सब्सटेंस अपने हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जाएगा, मान लो यहाँ पे वाटर जो है हायर अमाउंट में प्रेजेंट है, हायर कंसंट्रेशन है, और यहाँ पे वाटर की लोअर कंसंट्रेशन है। ठीक है, तो जब भी कोई भी चीज़, नॉट ओनली वाटर, कोई भी चीज़ है ना, जब अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर और जाती ही हायर टू लोअर, लोअर टू हायर कभी नहीं जाती। ठीक है, हायर टू लोअर कंसंट्रेशन में जब भी कोई सब्सटेंस मूव करेगा तो उसे हम कहेंगे डिफ्यूजन। फॉर एग्जांपल, जब रेस्पिरेशन हम करते हैं तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन अंदर इनहेल करते हैं। ठीक है, तो जब हम ऑक्सीजन इनहेल करेंगे और वो हमारे एल्वियोलाई से होके पास ऑन होती है, तो एल्वियोलाई से जब अंदर जाएगी तो बाहर क्या होता है? हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन होती है, अंदर क्या है? लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन होती है। तो वहाँ पे क्या होता है उस टाइम एल्वियोलाई में? तब उस टाइम क्या हो रहा है? हमारी डिफ्यूजन होती है। डिफ्यूजन मीन्स हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर कोई सब्सटेंस मूव करेगा, उसे कहेंगे डिफ्यूजन। ठीक है, कोई भी सब्सटेंस है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ऑक्सीजन, कुछ भी है, जब अपने हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव करेगा तो उसे हम कहेंगे डिफ्यूजन। आई होप आपको डिफ्यूजन समझ आया होगा। डिफ्यूजन क्या होता है? मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो ये जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है, इसमें डिफ्यूजन ऑफ सब्सटेंसेस होता है। कौन कौन से सब्सटेंस की डिफ्यूजन होती है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की। इट रेगुलेट मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस इन एंड आउट ऑफ द सेल। कौन सा सब्सटेंस अंदर आएगा, कौन सा सब्सटेंस बाहर जाएगा, ये कौन डिसाइड करता है? हमारी सेल मेम्ब्रेन डिसाइड करती है। ओके, इतना समझ आ गया आपको। तो अब इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है, पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या है, सेल मेम्ब्रेन में होता है ये, तो ये क्या है ये समझ लेते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या है? जब भी कोई सब्सटेंस लोअर टू हायर कंसंट्रेशन की ओर जाएगा ना, मान लो यहाँ पे वाटर लोअर कम है, ठीक है, लोअर कंसंट्रेशन वाटर की, और यहाँ पे वाटर की हायर कंसंट्रेशन। वैसे मैक्सिमम टाइम हायर टू लोअर ही चीज़ें जाती हैं, बट कुछ केसेस हैं जहाँ लोअर टू हायर भी चीज़ें मूव करती हैं, तो उसे हम कहेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। मान लीजिए यहाँ वाटर का जो लेवल है यहाँ कम है, यहाँ ज़्यादा है, तो जब वाटर यहाँ से यहाँ लो से हाई की तरफ मूव करेगा, यहाँ लो है, यहाँ हाई अमाउंट है वाटर का। ठीक है, जब भी कोई सब्सटेंस अपने लोअर टू हाई कंसंट्रेशन की ओर मूव करेगा, उसे हम कहेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रही है यहाँ पे। ठीक है,
तो इट रिक्वायर्स सेलुलर एनर्जी। जब एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है ना तो उसके लिए हमारी एनर्जी यूज़ होती है। सेलुलर एनर्जी मतलब एनर्जी लगती है उसमें, ठीक है। इट सर्कुलेट फ्रॉम अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन। लो कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर मूव करेगा। इट रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स सच एज प्रोटीन्स, लार्ज सेल, कॉम्प्लेक्स, शुगर, आयंस। अच्छा, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहाँ होता है, मतलब लोअर टू हायर कंसंट्रेशन मूवमेंट कहाँ होती है, तो हमारे मॉलिक्यूल्स में होती है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स में होती है। जैसे प्रोटीन्स को ट्रांसपोर्ट करना, लार्ज सेल्स को ट्रांसपोर्ट करना, शुगर को ट्रांसपोर्ट करना, आयंस को ट्रांसपोर्ट करना। जब इनकी ट्रांसपोर्टेशन होती है तो इनकी ट्रांसपोर्टेशन को हम कहेंगे दिस इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट मीन्स लोअर टू हायर कंसंट्रेशन की ओर मूव करना। एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन इज अ रैपिड प्रोसेस, काफ़ी फास्ट प्रोसेस है। इन एक्टिव ट्रांसपोर्ट कैरियर प्रोटीन्स आर रिक्वायर्ड। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या है ना, सेलुलर एनर्जी यूज़ होती है, एक तो ये याद रखना है आपको। बात दूसरा, कैरियर प्रोटीन्स आर रिक्वायर्ड, मतलब जो प्रोटीन्स हैं, कुछ प्रोटीन्स हैं, ये क्या करेंगे, इनको कैरी करके लेके जाएंगे, ठीक है, अपने आप मूव नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी शुगर है, आयंस है, किसी चीज़ को मूव करना है या शुगर मॉलिक्यूल को ही मूव करना है, तो ये जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन जो है एज अ कैरियर काम करेंगे, मतलब ये प्रोटीन जो है इनको कैरी करके लेके जाएंगे, ढो के लेके जाएंगे, ठीक है। जैसे हॉर्स हमारा सामान लेके जाते हैं ना, वैसे इस तरह से ये जो प्रोटीन्स हैं, कैरियर प्रोटीन जो हैं, ज़रूरी होते हैं इन आयंस को, इन शुगर मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट्स आर, ये कुछ डिफरेंट टाइप के एक्टिव ट्रांसपोर्ट हैं। एक्सोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस, सोडियम पोटाशियम पंप, ये कुछ एग्जाम्पल हैं। एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन हो रही है। तो एक्सोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस, सोडियम पोटाशियम पंप। एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस क्या है अभी आगे बताती हूँ, ठीक है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अच्छा, एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस अभी बता देती हूँ। जब भी कोई चीज़, ये मान लीजिए हमारा सेल है, जब भी कोई चीज़ हमारे सेल के अंदर एंटर करेगी उसे हम कहेंगे एंडोसाइटोसिस, ठीक है। जब भी कोई सब्सटेंस हमारे सेल से बाहर जाएगा उसे हम कहेंगे एक्सोसाइटोसिस, ओके, एक्सोसाइटोसिस। जब कोई चीज़ हमारे सेल के अंदर एंटर कर रही है तो एंडोसाइटोसिस, सेल से बाहर जा रही है तो एक्सोसाइटोसिस। तो एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस में एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन होती है। सब्सटेंस जो है लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन की ओर मूव करता है, ठीक है। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या है, जैसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमारी सेल की एनर्जी लगती थी, बट पैसिव ट्रांसपोर्टेशन में एनर्जी यूज़ नहीं होती। पैसिव ट्रांसपोर्टेशन में कोई भी चीज़ अपने हायर कंसंट्रेशन से, मान लीजिए यहाँ वाटर काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, अपने हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव करता है, उसे हम कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। एंड इट डज नॉट रिक्वायर सेलुलर एनर्जी। इट सर्कुलेट फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ lower concentration, required for the transportation of all soluble molecules including oxygen, water, carbon dioxide, lipids, sex hormones etc. पैसिव ट्रांसपोर्टेशन जो है कहाँ यूज़ होती है, कौन से मॉलिक्यूल्स को मूव करने के लिए होती है, ऑक्सीजन, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, लिपिड्स या सेक्स हार्मोन जब ट्रांसपोर्ट करेंगे, ठीक है, तब पैसिव ट्रांसपोर्टेशन होगी, ठीक है। बट जब शुगर मॉलिक्यूल्स और आयंस और प्रोटीन्स जो हैं उनको ट्रांसपोर्ट करना है तब क्या होती है, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन होती है, ओके। पैसिव ट्रांसपोर्टेशन इज अ कंपैरेटिवली स्लो प्रोसेस। इन पैसिव ट्रांसपोर्ट कैरियर प्रोटीन्स आर नॉट रिक्वायर्ड। जैसे वहाँ पे क्या था, कैरियर प्रोटीन्स चाहिए थे सामान को ढोने के लिए, बट यहाँ पे कैरियर प्रोटीन्स नहीं चाहिए, अपने आप ही मूव करते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट आर। अब पैसिव ट्रांसपोर्ट में दो टाइप का होता है, ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। डिफ्यूजन तो मैंने आपको बता दिया क्या होता है, जब कोई सब्सटेंस अपने हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जा रहा है उसे हम कह रहे हैं डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस भी अपने हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर ही मूव करेगा, बट क्या डिफरेंस है दोनों में, चलो यहाँ ड्रॉ करके बताती हूँ। मान लीजिए ये हमारा सेल है, अब सेल के अंदर एक पार्ट है जहाँ पे हाई कंसंट्रेशन है और यहाँ पे लो कंसंट्रेशन है, ठीक है। यहाँ H लिख देती हूँ, यहाँ L लिख देती हूँ। जब सब्सटेंस जो है हाई से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव करेगा, मान लीजिए कोई वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो ये जब हाई से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव कर रहा है ना, ये सेल के अंदर हो रही है प्रोसेस, तो इसे हम कह रहे हैं डिफ्यूजन। जब सेल के अंदर ही ये प्रोसेस हो रही है। बट वहीं अगर मान लीजिए वाटर मॉलिक्यूल ही थे, हाई से लोअर कंसंट्रेशन की ओर गए बट सेल के अंदर ही, इसे हम कहेंगे डिफ्यूजन। बट कोई चीज़ बाहर से सेल के अंदर ट्रैवल करेगी, मूव करेगी, ठीक है, या ट्रांसपोर्ट होगी, जैसे ये वाटर है, वाटर को सेल के अंदर जाना है, ठीक है, अंदर ट्रांसपोर्ट होना है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन आ रही है, ठीक है।
ऑस्मोसिस भी हायर कंसंट्रेशन से ऑस्मोसिस भी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर ही जाएगी, एंड डिफ्यूजन भी हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में ही होता है, ठीक है, क्योंकि पैसिव ट्रांसपोर्ट में तो यही हो रहा है ना, हायर से लोअर में ही चीज़ें मूव कर रही हैं। बट दो टाइप की जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन, इनमें क्या फ़र्क है? जो डिफ्यूजन हो रहा है वो सेल के अंदर हो रहा है, ठीक है, जो ऑस्मोसिस हो रही है अंदर से बाहर बाहर से अंदर की ओर जा रहा है। फॉर एग्जांपल ये वाटर है, तो वाटर को सेल के अंदर अब जाना है, तो इस वाटर को ही सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्रॉस करके जाना पड़ेगा, तो इसी को हम कह रहे हैं ऑस्मोसिस, ठीक है। ऑस्मोसिस में जो वाटर मॉलिक्यूल है ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अंदर जा रहा है, इसे हम कह रहे हैं ऑस्मोसिस। आई होप ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में आपको कन्फ्यूजन नहीं हुई होगी, समझ आया होगा दोनों का डिफरेंस। डिफ्यूजन सेल के अंदर ही हो रहा है, ऑस्मोसिस अंदर से बाहर से अंदर की ओर हो रहा है, ठीक है। चलिए यहाँ पे अच्छे से बताती हूँ डिफ्यूजन की प्रोसेस। द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन इज नोन एज डिफ्यूजन। फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बाय डिफ्यूजन, ठीक है। यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन है, यहाँ पे लो कंसंट्रेशन है, तो जब ये डाई के मॉलिक्यूल्स थे, ठीक है, तो अब देखो ये क्या होगा, हाई से लो कंसंट्रेशन, जहाँ पे नहीं है ना, वहाँ पे ये रेड जो मॉलिक्यूल्स हैं डाई के, ये पहुँच जाएंगे हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूव करेंगे, और ये इस तरह से सॉल्यूशन बन जाएगा, और फिर बाद में एक इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा, इसे हम कहेंगे डिफ्यूजन। मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, और इस सेल के अंदर ही हो रही है, उसे हम कह रहे हैं डिफ्यूजन। अगर तो बीच में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन आ जाएगी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, ये इनसाइड द सेल आउटसाइड द सेल, कोई भी सब्सटेंस अंदर से बाहर या बाहर से अंदर आ रहा है, हाई से लो कंसंट्रेशन की ओर मूव कर रहा है, तो बीच में जब उसको सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को क्रॉस करना पड़ेगा ना, उसे हम कहेंगे ऑस्मोसिस, ओके। ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ लिक्विड स्पेशली वाटर अक्रॉस अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। कोई भी लिक्विड जब ट्रांसपोर्ट हो रहा है फ्रॉम हाई टू लो कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, उसे हम कहेंगे ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन नहीं आ रही है, ऑस्मोसिस में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन आ रही है, ये आपको याद रखना है। ऑस्मोसिस इज अ सिलेक्टिव प्रोसेस सिंस द मेम्ब्रेन डज नॉट अलाउ ऑल द मॉलिक्यूल्स टू पास थ्रू इट। हर किसी को बाहर नहीं जाने देगी, नहीं हर किसी को अंदर नहीं जाने देगी, तो ये एक सिलेक्टिव प्रोसेस है। वाटर इज यूजुअली ओनली फ्री फ्लोइंग मॉलिक्यूल्स अक्रॉस दिस मेम्ब्रेन। जो वाटर है वो फ्रीली फ्लो कर सकता है, बाकी हर किसी को अंदर आना या बाहर जाने की परमिशन नहीं है, आप कह सकते हो, ठीक है। तो ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन आई होप आपको समझ आया होगा। अब ये जो ऑस्मोसिस है ना, दो टाइप का होता है, एक होता है एंडोस्मोसिस, एक होता है एक्सोस्मोसिस। एंडोस्मोसिस में क्या हो रहा है, एक मिनट, अच्छा मैंने 2 बार लिख लिया एंडोसाइटोसिस, अच्छा वो एंडोसाइटोसिस है, सॉरी। अच्छा एंडोस्मोसिस में क्या हो रहा है, एंडोस्मोसिस रेफर्स टू द मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू अ सेल कॉजिंग इट टू स्वेल और बिकम टर्जिड। एंडोस्मोसिस में जब वाटर मॉलिक्यूल, मूवमेंट ऑफ वाटर जो है बाहर से अंदर की ओर जाएगा, मूवमेंट ऑफ वाटर जब सेल के अंदर जब वाटर मूव कर रहा है ना, आपको ये याद रखना है, जब वाटर सेल के अंदर जाएगा तो एंडोस्मोसिस होगी और सेल जो है फूल जाएगा एकदम से, ठीक है, स्वेल हो जाएगा सेल, उसे हम कहेंगे एंडोस्मोसिस, ओके। एंडोस्मोसिस में क्या हो रहा है, वाटर सेल के अंदर जा रहा है। एक्सोस्मोसिस में क्या हो रहा है, वाटर जो है सेल के बाहर निकल रहा है। जब वाटर सेल के अंदर जाएगा तो ये जो हमारा सेल है ये क्या कर जाएगा, स्वेल कर जाएगा, कि क्या हो जाएगा, स्वेल कर जाएगा, ओके। जब पानी सेल से बाहर निकल जाएगा तो स्वेल ये क्या कर जाएगा, श्रिंक कर जाएगा, सेल क्या कर जाएगा, श्रिंक, क्योंकि सारा पानी उसके बाहर निकल गया और ये जो सेल के अंदर का मटेरियल है ये क्या कर जाएगा, श्रिंक कर जाएगा। अच्छा जब भी स्वेल हो रहा है सेल या श्रिंक हो रहा है, तो एक चीज़ है यहाँ पे जो सेल वॉल प्रेजेंट होती है ना प्लांट्स की, ठीक है, यहाँ जो सेल वॉल प्रेजेंट है ये सेल वॉल श्रिंक नहीं करती, ना श्रिंक करेगी ना सेल के अंदर का जितना भी मटेरियल है बाकी सारा सेल वॉल श्रिंक करेगा, बट जो सेल वॉल है वो एज इट इज़ ही रहेगी, वो बिल्कुल रिजिड ही रहेगी, और उस प्रोसेस को हम कहते हैं प्लाज्मोलिसिस, ओके। तो ये जो सेल है, सेल वॉल है, ये रिजिड स्ट्रक्चर है, ये ना स्वेल करेगा ना श्रिंक करेगा, इसका जितना साइज है उतना ही रहेगा, ठीक है। दैट्स वाई इट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू मेक स्ट्रक्चर ऑफ दीज सेल्स, ठीक है। जो सेल का स्ट्रक्चर है वैसा ही रहता है, बस अंदर से जो स्वेलिंग और श्रिंकेज हो रही है वो अंदर के मटेरियल की हो रही है, जो बाहर का सेल वॉल है वो एज इट इज़ ही रहेगा, तो उसका जो सेल का जो साइज़ है ना वो चेंज नहीं होता, ठीक है, बिकॉज ऑफ सेल वॉल।
एंडोस्मोसिस में क्या हो रहा है, मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू सेल। एक्सोस्मोसिस में क्या हो रहा है, मूवमेंट ऑफ वाटर आउट ऑफ द सेल कॉजिंग इट श्रिंक और बिकम फ्लैसिड। तो टाइप ऑफ ऑस्मोसिस आपको समझ आ गया, डिफ्यूजन क्या है समझ आ गया, ऑस्मोसिस क्या है ये भी समझ आ गया। अब जो है कुछ और टर्म्स हैं जो आपको याद होनी चाहिए, पता होना चाहिए। हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशंस, इन तीनों सॉल्यूशंस में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। मान लीजिए एक एग्जांपल से समझाती हूँ आपको। मान लीजिए हमारे पास एक बीकर है, इसमें हमने पानी भरा हुआ है, ठीक है। पानी नहीं है इसमें, एक्चुअली एक सॉल्यूशन है। इसमें क्या है, एक सॉल्यूशन है। अब ये जो सॉल्यूशन तो आपको पता है, सॉल्यूशन किससे मिलके बनता है, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्यूशन किससे मिलके बनता है, सोल्यूट और सॉल्वेंट से मिलके। तो जब सोल्यूट और सॉल्वेंट मिलके, सोल्यूट क्या होता है, जिस चीज़ को हम मिक्स कर रहे हैं उसे कहेंगे सोल्यूट, जिस चीज़ में मिक्स कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। फॉर एग्जांपल अगर शुगर सॉल्यूशन की बात करूँ तो शुगर को हम कहेंगे सोल्यूट, एंड शुगर को हमने वाटर में मिक्स किया ना तो उसे हम कहेंगे सॉल्वेंट। तो शुगर हो गया हमारा सोल्यूट, वाटर हो गया हमारा सॉल्वेंट। तो सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलके क्या बना देंगे, सॉल्यूशन। तो मान लीजिए हमारे पास एक सॉल्यूशन है, शुगर सॉल्यूशन, जिसमें क्या है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट है, जिसमें सोल्यूट बहुत ज़्यादा है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट ज़्यादा है, मतलब चीनी की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा है, इसमें चीनी की क्वांटिटी ज़्यादा है, पानी की क्वांटिटी कम है, ठीक है। अब पानी की क्वांटिटी यहाँ पे कम है, अब इस सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, किसी सेल को डाल दिया हमने, ठीक है, हमने एक सेल जो है इसमें इस सॉल्यूशन में डाल दिया। अब क्या होगा, यहाँ वाटर की क्वांटिटी कम है क्योंकि सोल्यूट की क्वांटिटी ज़्यादा है ना, और सॉल्वेंट की क्वांटिटी कम है, तो यहाँ वाटर की क्वांटिटी लेस है और सेल के अंदर वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा है, यहाँ पे वाटर की क्वांटिटी मोर है, ठीक है। तो क्या होगा, जो वाटर है इट मूव फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, वाटर जो है अंदर से बाहर की ओर आ जाएगा, ठीक है। तो जब पानी बाहर से, सेल के अंदर से बाहर की तरफ आ रहा है तो क्या होगा, हमारा जो सेल है ना वो एकदम से श्रिंक कर जाएगा। यहाँ पे इस फर्स्ट वाली इमेज को देखो जहाँ पे लिखा है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक कंडीशन, यहाँ देखो इस सेल में, ये जो सेल है ना हमारा, ये क्या कर जाएगा, श्रिंक कर जाएगा, ठीक है। ये सेल के अंदर वैक्यूल प्रेजेंट होता है। वैक्यूल जो है प्लांट सेल में काफ़ी बड़े साइज़ का होता है, एनिमल सेल में काफ़ी छोटे छोटे साइज़ के होते हैं और मोर देन 1 और 2 होते हैं, मतलब जो प्लांट सेल है ना उसमें सिर्फ एक वैक्यूल होगा। एनिमल सेल में काफ़ी सारे वैक्यूल्स होंगे और छोटे साइज़ के होंगे, वो भी आगे डिस्कस करेंगे जब हम सेल ऑर्गेनाइज करेंगे, तो ठीक है। तो ये हमारा वैक्यूल है। तो ये प्लांट का जो अंदर का साइटोप्लाज्म है, वैक्यूल है, जितना भी मटीरियल है ना ये क्या कर जाएगा, श्रिंक कर जाएगा और पानी यहाँ से हायर कंसनट्रेशन की ओर मूव कर जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो सेल वॉल को कुछ नहीं होगा, सेल वॉल एज इट इज़ ही रहेगी, ठीक है। तो सेल वॉल रिस्पॉन्सिबल होती है किसी भी सेल के स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो हाइपरटोनिक कंडीशन, हाइपरटोनिक कंडीशन में क्या हो रहा है, हाइपर मतलब बहुत ज़्यादा, क्या ज़्यादा है, सोल्यूट ज़्यादा है, आउटसाइड सोल्यूट ज़्यादा है और पानी कम है, तो पानी हायर कंसंट्रेशन की ओर से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जाएगा और सेल क्या हो जाएगा हमारा, श्रिंक कर जाएगा, ठीक है। तो इन फर्स्ट केस हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या हो रहा है, हायर सोल्यूट आउटसाइड, बाहर जो है सोल्यूट की क्वांटिटी ज़्यादा है, हायर वाटर इनसाइड बट पानी की क्वांटिटी सेल के अंदर ज़्यादा है, वाटर मूव्स आउट, पानी बाहर चला जाएगा और सेल क्या कर जाएगा, श्रिंक कर जाएगा, ठीक है। 1 लाइन में लिखे हैं ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट सेकंड केस, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, सेकंड केस में अब क्या है, हायर सोल्यूट इनसाइड, अब क्या होगा, सोल्यूट अंदर ज़्यादा है, बाहर सोल्यूट की क्वांटिटी कम है, यहाँ पे अब सोल्यूट कम है, बाहर सोल्यूट कम है और अंदर सोल्यूट ज़्यादा है। अंदर सोल्यूट ज़्यादा है तो मतलब पानी कम होगा, पानी अंदर कम है, बाहर ज़्यादा है, तो पानी जो है बाहर से अंदर की तरफ मूव करेगा। सेकेंड कंडीशन में देखिए, वाटर जो है, पानी जो है बाहर से अंदर की तरफ मूव करेगा, तो इस कंडीशन को हम कहेंगे आइसोटोनिक, नहीं सॉरी ये है हाइपोटोनिक कंडीशन। इस कंडीशन को हम कहेंगे हाइपोटोनिक कंडीशन, जब पानी बाहर से अंदर की तरफ मूव कर रहा है, पानी बाहर से अंदर की तरफ मूव कर रहा है क्योंकि यहाँ पे पानी का कंसंट्रेशन कम था, पानी का कंसंट्रेशन कम था, सोल्यूट का कंसंट्रेशन ज़्यादा था, तो जहाँ पानी का कंसंट्रेशन कम है पानी वहाँ से हाई से लो की ओर मूव करेगा, ठीक है। तो पानी अंदर कम था तो बाहर से अंदर की तरफ चला गया पानी, ठीक है। तो इसे हम कहेंगे हाइपोटोनिक सोल्यूशन, जहाँ पे हायर सोल्यूट इनसाइड, हायर वाटर आउटसाइड, वाटर मूव्स इन, पानी अंदर जाएगा और सेल क्या कर जाएगा हमारा, स्वेल कर जाएगा, फूल जाएगा। थर्ड केस इज आइसोटोनिक सोल्यूशन, ये बीच वाली जो इमेज है आइसोटोनिक सोल्यूशन की है। आइसोटोनिक कंडीशन में क्या होता है, इक्वल सोल्यूट है और इक्वल ही वाटर है, सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों इक्वल अमाउंट में है, ठीक है। तो जितना पानी अंदर जा रहा है उतना ही बाहर आ रहा है,
इक्वल सोल्यूट और इक्वल वाटर है, नो नेट मूवमेंट और सेल जो है नॉर्मल रहेगा, जितना बाहर जा रहा है उतना ही, मतलब जितना अंदर जा रहा है उतना ही बाहर आ जा रहा है, ठीक है, मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन है यहाँ पे। तो इस सॉल्यूशन को हम कहेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन और आइसोटोनिक कंडीशन। आई होप ये समझ आ गया होगा। ये तीनों कंडीशंस ऑस्मोसिस की हैं। ऑस्मोसिस आपको समझ आ गया, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से वाटर जब बाहर से अंदर जाएगा तो एंडोस्मोसिस, अंदर से बाहर जाएगा एक्सोस्मोसिस। उसके अलावा 3 कंडीशंस होती हैं ये, हाइपरटोनिक, हाइपो एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपर में मतलब सोल्यूट ज़्यादा है, कहाँ ज़्यादा है, बाहर ज़्यादा है सोल्यूट, ठीक है। सोल्यूट बाहर ज़्यादा है मतलब पानी बाहर कम होगा, तो सेल जो पानी है सेल के अंदर से बाहर की तरफ मूव करेगा, तो सेल हमारा क्या हो जाएगा, श्रिंक कर जाएगा। इन सेकेंड केस अंदर सोल्यूट ज़्यादा है और बाहर सोल्यूट कम है, मतलब बाहर पानी, अंदर सोल्यूट कम है, तो सोल्यूट कम है तो पानी ज़्यादा होगा, ठीक है। पानी यहाँ पे ज़्यादा है तो पानी जो है, सॉरी क्या कह रही हूँ मैं, अंदर जो है, अब पहले क्या था, बाहर सोल्यूट ज़्यादा था, अब क्या है, अंदर सोल्यूट ज़्यादा है। पानी और वाटर, इसमें पानी में और जो दूसरा है हमारे पास इसमें सोल्यूट है हमारा, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। एक चीज़ जहाँ ज़्यादा है ना वहाँ दूसरी कम होगी। फॉर एग्जांपल फर्स्ट केस में क्या था, सोल्यूट कहाँ ज़्यादा था, बाहर ज़्यादा था, सोल्यूट बाहर ज़्यादा था और पानी अंदर ज़्यादा था, तो ऑपोजिट केस होंगे। सेकंड केस में क्या हो रहा है, सोल्यूट कहाँ ज़्यादा है, अंदर सोल्यूट ज़्यादा है, तो मतलब पानी बाहर ज़्यादा होगा। दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे, याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। थर्ड केस में इक्वल सोल्यूट, इक्वल वाटर, नो नेट मूवमेंट और सेल जो होगा वो नॉर्मल रहेगा हमारा, ठीक है। चलिए, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, ये तीनों कंडीशंस आपको समझ आ गई ऑस्मोसिस की। नेक्स्ट है एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, एक टर्म है। पहले जो हमने की थी ना वो एंडोस्मोसिस और एक्सोस्मोसिस थी, ये एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस है। एंडोसाइटोसिस में क्या हो रहा है, जब कोई भी मटेरियल, कोई सब्सटेंस सेल के अंदर जाएगा उसे हम कहेंगे एंडोस्मोसिस, कोई सब्सटेंस जब सेल के बाहर जाएगा उसे हम कहेंगे एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस मतलब एंटर कर रहा है, एक्सो एग्जिट से याद रख सकते हो, मतलब मान जो है, सब्सटेंस जो है बाहर जा रहा है, दैट इज कॉल्ड एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस इज द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग मटेरियल इनटू द सेल, व्हाइल एक्सोसाइटोसिस इज द प्रोसेस ऑफ मूविंग मटेरियल आउट ऑफ द सेल, ठीक है। तो ये टर्म्स भी आपको याद होगी, कि छोटी छोटी टर्म्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सेल वॉल, कि सेल वॉल का क्या रोल है। और ये जो सेल वॉल है ना, ये प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल में ये सेल वॉल एब्सेंट होती है, ओके। फर्स्ट सेल मेम्ब्रेन हमने डिस्कस कर लिया, जिसे हम कहते हैं बॉडी गार्ड ऑफ द सेल। सेल वॉल जो है जेड सिक्योरिटी है, बट ये सिर्फ किसके पास होती है, प्लांट्स के पास होती है, एनिमल्स के पास नहीं होती, ठीक है। सो प्लांट सेल्स आर डिफरेंट फ्रॉम एनिमल सेल्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड गिव्स अ रिजिड स्ट्रक्चर टू द प्लांट सेल। अगर प्लांट्स के सेल वॉल की बात करें हम, प्लांट्स का जो सेल वॉल है ना, प्लांट की जो सेल वॉल है, इट इज़ मेड अप ऑफ सेलुलोज। प्लांट की सेल वॉल किससे बनी होती है, सेलुलोज से। प्लांट की सेल वॉल सेलुलोज से बनी है। अगर हम बैक्टीरिया की बात करें, बैक्टीरिया की सेल वॉल जो है वो किससे बनती है, पेप्टाइडोग्लाइकेन। पेप्टाइडो, ये आपको पता होने चाहिए, छोटे छोटे 1 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं, पेप्टाइडोग्लाइकेन, ठीक है। प्लांट की सेल वॉल सेलुलोज से बनती है, बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकेन से बनती है। एंड थर्ड, इफ यू टॉक अबाउट फंगस, फंगाई, उसकी जो सेल वॉल है ना वो काइटिन से मिलके बनती है, काइटिन से बनती है, ठीक है। प्लांट की सेल वॉल सेलुलोज से बनती है, बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकेन से, एंड फंगाई की काइटिन से। तो ये आपको कंफ्यूज नहीं होना है, याद रखना है ये टर्म्स। एंड सेल वॉल प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू द प्लांट्स। ड्यू टू सेल वॉल्स, cell of plants, fungi and bacteria can withstand greater changes in the surrounding condition than animal cells. सेल वॉल की वजह से ही, जो ये सेल वॉल की वजह से, मतलब प्लांट्स में, फंगस में या बैक्टीरिया में जो सेल वॉल प्रेजेंट है ना, इसी की वजह से जो अपनी सराउंडिंग कंडीशंस को बर्दाश्त कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ दिस रिजिड स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल। इसीलिए जब भी जो सेल में हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक या आइसोटोनिक सोल्यूशन जब ऑस्मोसिस जब हो रही थी, ठीक है, जब जो सेल था श्रिंक कर रहा था, कई बार स्वेल करता है, तो उसकी जो सेल वॉल है वो, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो रिजिड ही रहती है, इस तरह रिजिड ही रहेगी, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इस सेल वॉल की वजह से ही ये जो है अपनी सराउंडिंग कंडीशंस में सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। सेल वॉल एनेबल्स द सेल्स टू विथस्टैंड हाइपोटोनिक सोल्यूशन विदाउट वर्स्टिंग।
इस सेल वॉल की वजह से ही जब हाइपोटोनिक सोल्यूशन होता है ना, जब पानी अंदर जाता है, इस तरह से हमने देखा था हाइपोटोनिक सोल्यूशन में पानी जो है अंदर जा रहा था, तो सेल फूल जाता है ना, तो सेल फूल जाता है तो ऐसे तो क्या होगा, सेल फूलता जाएगा इतना बड़ा हो जाएगा कि सेल फट ही जाएगा, बर्स्ट कर जाएगा। बट सेल वॉल प्रेजेंट है, इसी वजह से वो हाइपोटोनिक सोल्यूशन में एनेबल हो सकता है। मतलब हाइपोटोनिक सोल्यूशन जो है सेल वॉल की वजह से ही वो सोल्यूशन बर्स्ट नहीं, मतलब वो जो सेल है वो बर्स्ट नहीं कर रहा है। अगर ये सेल वॉल नहीं होती तो ये क्या होता, फूलता जाता, पानी भरता जाता उसमें, और ये एक टाइम ऐसा आता कि सेल जो है ये फट जाता। बट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, जो सेल है ना हमारा बर्स्ट नहीं करता, फटता नहीं है। ठीक है, आई होप कि चीज़ आपको समझ आ गई होगी। तो सेल मेम्ब्रेन आपको समझ आ गया होगा, सेल वॉल आपको समझ आई होगी। एंड थर्ड हम डिस्कस करेंगे साइटोप्लाज्म, उसके बाद न्यूक्लियस, और उसके बाद फिर सेल ऑर्गेनेलिज डिस्कस करेंगे, कौन कौन सी सेल ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट है। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म क्या है, इस तरह से फ्लूइड लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट है जो हमारे सेल के अंदर, जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट सेल ऑर्गेनेलिज तैर रही हैं, स्विमिंग कर रही हैं। ठीक है, उसी को कह रहे हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इज डिफाइंड एज जेली लाइक सब्सटेंस फिलिंग द इंटीरियर ऑफ अ सेल लोकेटेड बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस। सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन होगी हमारी, जो आउटर कवरिंग है, दिस इज सेल मेम्ब्रेन, और ये हो गया हमारा न्यूक्लियस। ठीक है, ये हो गया हमारा न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन और ये न्यूक्लियस। सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जो लिक्विड प्रेजेंट है, फ्लूइड प्रेजेंट है, दिस इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। It is a site where many important cellular activities takes place. Various cell organelles like mitochondria, endoplasmic reticulum, ribosomes are suspended in cytoplasm. तो ये सारी चीज़ें कहाँ सस्पेंडेड होती हैं, साइटोप्लाज्म में सस्पेंडेड होती हैं, साइटोप्लाज्म में तैर रही होती हैं। ओके, तो साइटोप्लाज्म आई होप आपको समझ आ गया। सेल मेम्ब्रेन होगी, सेल वॉल हो गया, थर्ड साइटोप्लाज्म हो गया। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस क्या है वो हम डिस्कस कर लेते हैं, एक मिनट। यस, न्यूक्लियस क्या है, इस तरह से हमारे सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है। जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा उसे क्या कहते हैं, यूकैरियोट्स। जिसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होगा उसे क्या कहेंगे, प्रोकैरियोट्स। याद रखना है आपको, ये न्यूक्लियस है जहाँ पे हमारा जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है, जिसे हम क्रोमैटिन भी कहते हैं। और जब ये जेनेटिक मटेरियल जो क्रोमैटिन है जब कॉइल्ड हो जाएगा तो इसे हम कहेंगे क्रोमोसोम। देखिए, ये जो न्यूक्लियस है, ठीक है, तो ये जो न्यूक्लियस है इसके जो मेम्ब्रेन है उसको हम कहेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ। ये हो गया हमारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर इस तरह से यहाँ न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है, जहाँ पे क्या होता है, राइबोसोम की सिंथेसिस होती है। और राइबोसोम क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। यहाँ न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है और जेनेटिक मटीरियल प्रेजेंट है। और ये जो फ्लूइड, जैसे सेल के अंदर जो फ्लूइड है उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं, जो न्यूक्लियस के अंदर फ्लूइड है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, और इसकी कवरिंग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर एनवल्प भी कह सकते हैं इसको। एंड ये जो यहाँ पे देखो क्रोमैटिन है ना, ये क्रोमैटिन क्या है, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर यहाँ प्रेजेंट है इसे हम कह रहे हैं क्रोमैटिन। ये न्यूक्लियस जो अंदर प्रेजेंट है, इस न्यूक्लियस का ये बड़ा सा व्यू है। देखिए, ये न्यूक्लियर पोर है जहाँ पे बीच बीच में गैप है। ये क्रोमैटिन जो जेनेटिक मटेरियल इस तरह से प्रेजेंट है, जिसे हम क्रोमैटिन कह रहे हैं। एंड न्यूक्लियोलस ये प्रेजेंट है। न्यूक्लियोप्लाज्म जो फ्लूइड लाइक सब्सटेंस है, न्यूक्लियर एनवल्प, उसकी कवरिंग को न्यूक्लियर एनवल्प और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये जो क्रोमैटिन है जब ये कॉइल्ड फॉर्म में है इस तरह से, मतलब इस तरह से, इसे हम कहेंगे क्रोमैटिन। धागे की तरह पड़ा हुआ है, हम कहेंगे क्रोमैटिन। जैसे ही ये क्रोमैटिन जो है फ्यूज़ हो जाएंगे, कॉइल्ड फॉर्म में आ जाएंगे, तो हम कहेंगे क्रोमोसोम। तो क्रोमैटिन और क्रोमोसोम में कंफ्यूज नहीं होना है। क्रोमैटिन क्या है, क्रोमैटिन जो है धागे की तरह जब इस तरह से पड़ा हुआ है हमारा जेनेटिक मटेरियल, उसे हम कह रहे हैं क्रोमैटिन। जब ये जेनेटिक मटेरियल जो है क्वाइल्ड फॉर्म में आ जाएगा तो इसे हम कहेंगे क्रोमोसोम। और ये जो क्रोमैटिन है, इट इज़ मेड अप ऑफ क्रोमोसोम एंड हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, क्रोमैटिन में क्या प्रेजेंट होता है, डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन। क्रोमैटिन में क्या प्रेजेंट है, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन। तो ये डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन जब कंबाइन हो जाएंगे तो इस तरह स्क्वायर्ड फॉर्म में आ जाएंगे, तो हम कहेंगे ये क्या है, क्रोमोसोम है। ठीक है, तो क्रोमैटिन और क्रोमोसोम में कंफ्यूज नहीं होना है। क्रोमैटिन क्या है, इस तरह से धागा सा जब पड़ा हुआ है इसे हम कहेंगे क्रोमैटिन। जब ये प्रॉपर क्वाइल्ड हो जाएगा इसे हम कहेंगे क्रोमोसोम। और जो क्रोमोसोम है ये किससे मिलकर बनता है, डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन से। क्रोमोसोम किससे मिलकर बनता है, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है,
इस तरह से हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर इस तरह से कॉइल्ड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, तो हम कहेंगे ये क्या है, क्रोमोसोम है। तो क्रोमैटिन और क्रोमोसोम आई होप आपको समझ आया होगा। एक और टर्म होती है जीन। अब जीन, क्रोमोसोम, क्रोमैटिन, इन सब में कंफ्यूज नहीं होना है। जीन क्या होता है ना, जैसे ये डीएनए है ना, डीएनए के एक सेगमेंट को हम कहते हैं जीन। डीएनए का जो एक सेगमेंट है जहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होते हैं, और ये न्यूक्लियोटाइड जो है कौन कौन से न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं, इसमें होता है आपका ग्वानिन और साइटोसिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन एंड एडेनिन। ये चारों न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये ना इस तरह से प्रेजेंट होते हैं, ये कोडिंग करते हैं GCTA, मान लो, तो ये कोडिंग करते हैं, ठीक है। मान लो यहाँ पे ATCG है, तो इस तरह से कोडिंग करते हैं। और ये कोडिंग जो है, दिस इज़ रिस्पॉन्सिबल कि हमारा जो हेयर कलर क्या होगा, हेयर टेक्सचर क्या होगा, आई का कलर क्या होगा, स्किन का कलर क्या होगा, हाइट क्या होगा। तो ये जो जीन्स है ना, यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे जेनेटिक कैरेक्टर्स के लिए। और ये जीन्स ये जीन्स किसे हम कह रहे हैं, डीएनए के एक सेगमेंट, इस एक सेगमेंट को, मतलब डीएनए के जो सेगमेंट हैं उन्हें हम कह रहे हैं जीन्स, ठीक है। तो क्रोमैटिन क्या है, जब जो हमारा जेनेटिक मटेरियल इस तरह धागे की तरह प्रेजेंट होगा उसे हम कहेंगे जेनेटिक मटेरियल, उसे कहेंगे क्रोमैटिन। जब ये क्रोमैटिन जो है क्वाइल्ड हो जाएगा, क्वाइल्ड फॉर्म में आ जाएगा, तो हम कहेंगे क्रोमोसोम। और ये जो क्रोमोसोम्स है ना, ये डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन से मिलके बने होते हैं, ठीक है। और उसके अलावा जीन्स क्या होते हैं, डीएनए के एक सेगमेंट को जीन्स कहते हैं, जो कि हमारे जेनेटिक कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो आई होप आपको न्यूक्लियस समझ आया होगा, ठीक है। न्यूक्लियस इज अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल्स एक्टिंग ऑन द सेल्स कंट्रोल सेंटर। न्यूक्लियस को सेल का ब्रेन भी कहते हैं हम, क्योंकि सारी चीज़ें कौन कंट्रोल कर रहा है, न्यूक्लियस ही कर रहा है। तो इट इज़ सेल, ये क्या है, सेल का कंट्रोल सेंटर है, और आप कह सकते हो सेल का ब्रेन है। इट हाउसेज द सेल क्रोमोसोम्स विच कंटेन द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं जहाँ जो डीएनए कैरी करता है, और डीएनए में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट होती है। डीएनए के पर्टिकुलर सेगमेंट में जीन्स प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी करते हैं। द न्यूक्लियस रेगुलेट्स ऑल सेलुलर एक्टिविटीज़ इंक्लूडिंग सेल ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड जीन एक्सप्रेशन। जो हमारा न्यूक्लियस है, ओवरऑल आप कह सकते हो कि ये जो न्यूक्लियस है ना, हमारी सेलुलर एक्टिविटीज़ में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कौन कौन सी सेलुलर एक्टिविटीज़ कर रहा है, सेल ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है न्यूक्लियस, रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है हमारा न्यूक्लियस, एंड जीन एक्सप्रेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है कौन, न्यूक्लियस, ठीक है। तो हमारा जो न्यूक्लियस है ना, ईच न्यूक्लियस कंटेन 46 क्रोमोसोम्स। हमारे हर न्यूक्लियस में 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं पेयर्ड फॉर्म में। 23 फादर से मिलते हैं हमें, 23 मदर से मिलते हैं, ठीक है। तो 46 क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, ठीक है। हर न्यूक्लियस में 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। उसमें से 22 तो पेयर्ड में होते हैं, जो 23rd होता है, जो सेक्स क्रोमोसोम होता है, वो पेयर्ड में नहीं होता, ठीक है। तो आई होप न्यूक्लियस आपको समझ आ गया होगा। न्यूक्लियस क्या है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ये कैसे कैरी कर रहा है, ठीक है। उसके अलावा ये तो हो गया, न्यूक्लियोलस का आपको मैंने बता दिया था, इट प्लेस इंपॉर्टेंट रोल फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। अब हम करेंगे अपने करेंगे सेल ऑर्गेनेलीज, ठीक है। चलो न्यूक्लियस हो गया, अब हम करेंगे सेल ऑर्गेनेलीज। एक बार आप, अच्छा ये पार्ट्स ऑफ न्यूक्लियस हैं, ये कर लेते हैं। और एक बार ना आप रीड जरूर करना ये पढ़ने के बाद, ऐसा नहीं कि मैंने समझाया और बस आपको समझ आया, नहीं आया, सब कुछ समझ में आएगा। एक बार सिर्फ नोट्स को पढ़ लेना। ये नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। मेरे टेलीग्राम चैनल है रिशु साइंस अकेडमी, बाकी मैं कमेंट में इसका लिंक दे दूँगी, ठीक है। वहाँ से आप ज्वाइन कर लेना। ये नोट्स आपको वहीं मिलेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। और एक बार ये नोट्स पढ़ लेना, उसके बाद जो है क्वेश्चन आंसर सॉल्व करके देखना, प्रीवियस ईयर सॉल्व करके देखना, सब कुछ आप कर पाओगे इजीली, ठीक है। बट उसके लिए एक बार रीड जरूर कर लेना ये, ठीक है। अगर लगता है आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट तो है नहीं वैसे, बट फिर भी अगर आपको लगता है थोड़ा डिफ़िकल्ट है तो एक बार रीड कर लेना इसको आप, ठीक है। चलिए, तो अब हम पार्ट्स ऑफ न्यूक्लियस कर लेते हैं, उसके बाद फिर सेल ऑर्गेनेलीज करेंगे। फॉर मेन पार्ट्स है न्यूक्लियस के, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस, क्रोमोसोम्स। सो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है, इट सेपरेट द न्यूक्लियस फ्रॉम द साइटोप्लाज्म एंड रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस। क्या हो रहा है इस पेन को, ठीक है। सेपरेट करता है किसको, न्यूक्लियस फ्रॉम साइटोप्लाज्म एंड रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस। जैसे इस तरह से सेल है, यहाँ पे साइटोप्लाज्म है और यहाँ पे बीच में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है हमारा, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म से इसको सेपरेट करता है,
to regulate the movement of substances. Nucleoplasm, the fluid within the nucleus. न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड होगा उसको हम कहेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म. ओके, इट कंटेन्स न्यूक्लियोलस एंड क्रोमैटिन. ये जो फ्लूइड है इसमें क्रोमैटिन प्रेजेंट होता है इस तरह से, एंड न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है. ओके, एंड इस तरह से न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है. एक मिनट, जस्ट वेट. ओके, ठीक है. तो न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया. न्यूक्लियोलस क्या है? स्ट्रक्चर विद इन द न्यूक्लियस वेयर राइबोसोम्स आर असेंबल्ड. न्यूक्लियोलस में राइबोसोम्स असेंबल्ड होते हैं. राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है. उसके अलावा क्रोमोसोम्स, स्ट्रक्चर दैट कैरी द सेल्स जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, डीएनए. क्रोमोसोम्स क्या कहाँ है? जो क्रोमैटिन है ना, आपको बताया जब क्रोमैटिन कॉइल्ड कर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? इससे क्रोमोसोम्स. और ये क्रोमोसोम्स क्या करते हैं? द स्ट्रक्चर दैट कैरी द सेल्स, ये क्या करते हैं? सेल्स की जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी करते हैं, जिसे हम कहते हैं डीएनए. ओके, तो आपको बता दिया क्रोमैटिन और क्रोमोसोम में क्या डिफरेंस है. क्रोमैटिन जब कॉइल्ड फॉर्म इस तरह से धागे की तरह पड़ा हुआ है हमारा डीएनए, दैट इज कॉल्ड क्रोमैटिन. और जब ये क्रोमैटिन इस तरह से कॉइल्ड फॉर्म में आ जाएगा तो हम कहेंगे दिस इज क्रोमोसोम. और ये है हमारा ये क्या बन जाएगा? डीएनए. क्रोमोसोम क्या है? डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बनाता है. और डीएनए के एक सेगमेंट को हम क्या कहेंगे? जीन. ओके, उसके अलावा है हमारी सेल ऑर्गेनेलीज. तो ये जो सेल ऑर्गेनेलीज है, ये सारी सेल ऑर्गेनेलीज 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, प्लास्टिड्स, वैक्यूल्स एंड सेंट्रोसोम. तो इसमें से जो प्लास्टिड्स और वैक्यूल्स हैं ये प्लांट सेल्स में होते हैं. एनिमल सेल्स में ये एब्सेंट होते हैं. और सेंट्रोसोम जो है एनिमल सेल्स में होता है, प्लांट सेल में एब्सेंट होता है ये. ठीक है, उसके अलावा बाकी सारी चीज़ें जो है कॉमन है. ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है. चलिए सेल ऑर्गेनेलीज डिस्कस करते हैं. फर्स्ट सेल ऑर्गेनेलीज माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया आल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल. व्हाई इट इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल? बिकॉज एनर्जी जनरेट करने में हेल्प करता है. ये कैसे जनरेट करता है? जो हमारा सेल है ना, सेल का जो माइटोकॉन्ड्रिया वाला पार्ट है, ये देखिए इस तरह से हम माइटोकॉन्ड्रिया का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से होता है कुछ. तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है? रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है. रेस्पिरेशन में क्या होता है? एनर्जी रिलीज होती है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल. अब ये जो एनर्जी रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन प्रोसेस है क्या एक्चुअली? यहाँ करके दिखाती हूँ. रेस्पिरेशन में क्या होता है? हमारा जो ऑक्सीजन है इट बाइंड्स विद ग्लूकोज मॉलिक्यूल. C6H12O6 ग्लूकोज का फॉर्मूला है. ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ बाइंड अप करेगा एंड इट गिव्स अस कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि बॉडी से बाहर हो जाएगा, एक्सहेल हो जाएगा रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू. एंड कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी रिलीज होगी. और ये जो एनर्जी है ये होगी इन द फॉर्म ऑफ ATP. ठीक है, ATP की फुल फॉर्म क्या होती है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये है ATP की फुल फॉर्म. अब एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ना, 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से 32 ATP मिलते हैं हमें. तो कितने ATP मिलते हैं एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से? 32 ATP. ओके, और इस तरह की प्रोसेस रेस्पिरेशन को हम कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन. और जो रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है उसे कहते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन. जो हैवी एक्सरसाइज या वर्कआउट करते हैं हम तो उस टाइम जो है एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है. ऑक्सीजन के एब्सेंस में जो हमें एनर्जी मिलती है उसे हम कहते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन. एंड उसमें क्या होता है? एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से हमें 2 ATP मॉलिक्यूल्स मिलते हैं. काफ़ी कम एनर्जी मिलती है, बट कुछ ना होने से तो अच्छा है, कुछ तो मिलता है एटलीस्ट. ठीक है, तो उसी दौरान क्रैम्प्स भी होते हैं मसल्स में. तो ये हो गया एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन. एंड माइटोकॉन्ड्रिया आपको समझ आएगा. माइटोकॉन्ड्रिया में रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है. रेस्पिरेशन क्या होता है इस तरह से. एंड इसमें ना ये जो रेस्पिरेशन है ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है. इसमें सम अमाउंट ऑफ हीट इज ऑल्सो रिलीज्ड. मैंने बताया था जहाँ हीट रिलीज होती है उसे कहते हैं एक्सोथर्मिक. जहाँ हीट एब्जॉर्व होती है उस प्रोसेस को कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन. ठीक है, चलिए ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया. सेकंड पार्ट है, सेकंड हमारे ऑर्गेनेली है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी 2 तरह के होते हैं. एक होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक, एक होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना,
ये क्या करती है, लिपिड सिंथेसिस में हेल्प करती है, और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये क्या करती है, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करती है, ठीक है। वाई इट इज़ रफ, क्योंकि इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं इस तरह से, सो दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वेर एज जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके सरफेस पे राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते, दैट्स व्हाई इट इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये क्या करती है, लिपिड सिंथेसिस में हेल्प करती है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह की होती हैं, एक स्मूथ और एक रफ। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है लिपिड सिंथेसिस में हेल्प करती है, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या करती है, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करती है, ठीक है। So a network of membrane involved in protein and lipid synthesis. The rough ER has ribosomes and synthesize proteins, while the smooth endoplasmic synthesize lipids. Okay, तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर है, रफ एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। चलिए नेक्स्ट इज गोल्जी बॉडीज, इसे गोल्जी अपरेटस भी कहते हैं। गोल्जी बॉडी का क्या काम होता है, ये क्या करता है ना, इट इज़ सिमिलर टू पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस में आपने देखा ना, जब पोस्टमैन सब्सटेंस डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, उसी तरह से गोल्जी बॉडी भी क्या करती है, दिस ऑर्गेनरी प्रोसेस, ये क्या करती है, पैकेजिंग करती है और डिस्ट्रीब्यूट करती है किसको, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स को विद इन अ सेल। ओके, ये ऑर्गेनली क्या करती है, पैकेजिंग करेगी और सामान को डिस्ट्रीब्यूट करेगी, प्रोटीन और लिपिड्स को डिस्ट्रीब्यूट करेगी कहाँ, विद इन अ सेल। इट इज़ सिमिलर टू, ओके समझ आ गया। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या कर रहा है, प्रोटीन्स और लिपिड सिंथेसिस में हेल्प कर रहा है, और गोल्जी बॉडीज क्या कर रहा है, प्रोटीन और लिपिड्स को ट्रांसपोर्ट करने में, डिस्ट्रीब्यूट करने में हेल्प कर रहा है। इट इज सिमिलर टू सेलुलर पोस्ट ऑफिस। ओके चलिए नेक्स्ट ऑर्गेनली इज लाइसोसोम्स। तो लाइसोसोम्स क्या है, ये जो ऑर्गेनली है ना, इट एक्ट्स लाइक सेल्स रिसाइकलिंग सेंटर, सेल के रिसाइकलिंग सेंटर की तरह काम करता है। कैसे, जो सेलुलर वेस्ट होता है सेल का उसे ब्रेक डाउन करता है, और जो फॉरेन मटेरियल्स आते हैं उसको क्या करता है, ये डाइजेस्ट कर लेता है। लाइसोसोम्स के पास कुछ एंजाइम्स होते हैं जिसकी वजह से जो फॉरेन पार्टिकल्स आ जाते हैं, बैक्टीरिया आ जाएगा, वायरस आ जाएगा, कोई अदर पार्टिकल एंटर करेगा अगर सेल के अंदर, तो ये क्या करेगा, उसको ब्रेक डाउन कर देगा, ठीक है, उसको ख़त्म कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, और इस प्रोसेस को कहते हैं फैगोसाइटोसिस। इसे कहते हैं फैगोसाइटोसिस। तो लाइसोसोम्स क्या कर रहे हैं, रिसाइकलिंग सेंटर की तरह हेल्प करते हैं। इट ब्रेक डाउन, अगर कोई सेल पुराना हो गया है, ख़राब हो चुका है, तो उसे ब्रेक डाउन कर देगा, ख़त्म कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। उसके अलावा जो फॉरेन मटेरियल्स अगर हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं, सेल में एंटर कर जाते हैं, बैक्टीरिया वायरस वगैरह, तो उनको भी क्या कर लेता है, ये डाइजेस्ट कर लेता है विद द हेल्प ऑफ सम एंजाइम्स। और ये जो प्रोसेस है, जो फॉरेन मटेरियल्स को एनगल्फ कर रहा है, खा रहा है, ठीक है, डाइजेस्ट कर रहा है, इस प्रोसेस को कहते हैं फैगोसाइटोसिस, ठीक है। लाइसोसोम ब्रेक डाउन सेलुलर वेस्ट थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड ऑटोफेजी। जो लाइसोसोम्स है ना, जो सेलुलर वेस्ट को डाइजेस्ट करता है, ब्रेक डाउन करता है, इस प्रोसेस को करते हैं ऑटोफेजी। जो सेलुलर वेस्ट को डिस्ट्रॉय कर रहा है, ब्रेक डाउन कर रहा है, उसे ऑटोफेजी कह रहे हैं। जो फॉरेन मटेरियल को, फॉरेन पार्टिकल्स को खा रहा है, उसे कह रहे हैं, या डिस्ट्रॉय कर रहा है, उसे कह रहे हैं फैगोसाइटोसिस। सेलुलर वेस्ट को ब्रेक डाउन करना, सेल के वेस्ट को ख़त्म करना, सेल के वेस्ट को डिस्ट्रॉय करना, उसे कहेंगे उस प्रोसेस को कहेंगे ऑटोफेजी। और जो फॉरेन सब्सटेंसेस है, फॉरेन मटेरियल हमारे सेल में एंटर कर गया, उसको इनगल्फ करना, उसको डिस्ट्रॉय करना कहेंगे फैगोसाइटोसिस, ठीक है। तो अगर सेल जो है ना, अच्छा ये जो लाइसोसोम्स है, इसको इसको ना हम सेल का सुसाइडल बैग भी कहते हैं। लाइसोसोम को सेल का सुसाइडल बैग भी कहते हैं। क्यों कहते हैं सुसाइड बैग, बिकॉज जब सेल जो है ना खराब हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो उसको जी क्या कर देगा, बर्स्ट कर देगा, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सेल सुसाइड बैग। ओके, तो लाइसोसोम समझ आ गया, रिसाइकलिंग सेंटर है। सेल अगर खराब हो रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है, उसको ख़त्म करेगा, ब्रेक डाउन करेगा, एंड फॉरेन पार्टिकल्स को डाइजेस्ट करेगा। उसके अलावा है सेंट्रोसोम्स। इट इज़ लोकेटेड नियर द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के पास प्रेजेंट होता है, एंड इट इज़ इन्वॉल्व इन सेल डिवीजन। सेंट्रोसोम क्या करते हैं, सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। इट इज़ फाउंड ओनली इन एनिमल सेल्स, प्लांट सेल में सेंट्रोसोम एब्सेंट होता है। ओके, ये सेल डिवीजन में हेल्प कर रहा है। सेल डिवीजन क्या है, अभी आगे डिस्कस करेंगे। वैक्यूल्स क्या है, इस तरह से प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है वैक्यूल सेल। प्लांट सेल में एक वैक्यूल होगा, ठीक है, और काफ़ी बड़े साइज़ का होगा। ये देखो, ये वैक्यूल है और इसका साइज़ काफ़ी बड़ा है, ठीक है। और वहीं एनिमल सेल्स में छोटे छोटे वैक्यूल्स होंगे और काफ़ी सारे होंगे, एक से ज़्यादा होते हैं, ठीक है। स्टोरेज सैक्स दैट कैन होल्ड वाटर, न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट। ये स्टोरेज सैक है जो क्या कर रहा है, वाटर, न्यूट्रिएंट और वेस्ट प्रोडक्ट को होल्ड कर रहा है, इसको कहते हैं वैक्यूल।
प्लांट्स ऑफन हैव लार्ज वैक्यूल, प्लांट के पास काफ़ी बड़े साइज़ का वैक्यूल होता है, ठीक है। और ये जो वैक्यूल के अंदर फ्लूइड प्रेजेंट होता है इसे कहते हैं सेल सैप, ओके। और ये जो है इसे कहते हैं टोनोप्लास्ट, सेल के फ्लूइड को कह रहे हैं सेल सैप। ये प्लांट का सेल है और इसमें वैक्यूल प्रेजेंट है, काफ़ी बड़े साइज़ का वैक्यूल है। वैक्यूल का क्या काम है? इट कैन होल्ड वाटर, न्यूट्रिएंट एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स, ओके। अब आ गई प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स क्या हैं? प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं, एनिमल्स में एब्सेंट होते हैं। स्टार्टिंग में ही जब ऑर्गेनेलिज बताई थी आपको तो मैंने बताया था जो प्लांट सेल हैं, प्लांट सेल के पास प्लास्टिड और वैक्यूल होता है। वैक्यूल तो एनिमल सेल के पास भी होता है, बट वैक्यूल एक से ज़्यादा होते हैं और काफ़ी छोटे साइज़ के होते हैं। बट प्लांट्स के पास एक वैक्यूल होता है प्लांट सेल के पास और काफ़ी बड़े साइज़ का होता है। और प्लास्टिड्स एनिमल में एब्सेंट होते हैं, प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं। सेंट्रोसोम प्लांट्स में ये दो तीन चीज़ें जो आपको याद रखनी है। जो सेंट्रोसोम अभी हम डिस्कस करके आए हैं जो सेल डिवीजन में हेल्प करता है, ये प्लांट सेल में एब्सेंट होता है, एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है सेंट्रोसोम, ठीक है। तो जो प्लास्टिड्स हैं ये क्या है? डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलिज हैं विच आर फाउंड इन द सेल्स ऑफ प्लांट्स और एल्गी। प्लांट्स और एल्गी के सेल्स में प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड स्टोरिंग ऑफ फूड को बनाने और स्टोर करने में हेल्प करते हैं प्लास्टिड्स। दीज ऑफन कंटेन पिगमेंट्स दैट आर यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस एंड डिफरेंट टाइप ऑफ पिगमेंट दैट कैन चेंज द कलर ऑफ द सेल। इसके बाद जो पिगमेंट है वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है और कुछ ऐसे पिगमेंट्स हैं जो क्या करते हैं प्लांट्स के या फ्रूट्स के कलर को चेंज करने में हेल्प करते हैं। तो डिफरेंट तीन टाइप के प्लास्टिड्स हैं। डिफरेंट प्लास्टिड का डिफरेंट काम होता है। क्या काम होता है, क्या टाइप्स होते हैं वो देख लेते हैं। तीन टाइप के प्लास्टिड्स हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। जो क्लोरोप्लास्ट है इट इज़ ग्रीन प्लास्टिड, इट कंटेन क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट विच हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। उसके अलावा जो क्रोमोप्लास्ट है इट कंटेन नॉन ग्रीन पिगमेंट्स एंड दैट गिव कलर टू फ्लावर एंड फ्रूट। फ्लावर और फ्रूट्स का जो कलर होता है वो इसी की वजह से होता है क्रोमोप्लास्ट। जैसे रोज़ की पेटल्स आपने देखी हैं या किसी भी फ्लावर के पेटल्स आपने देखे हैं, या फ्रूट का कलर होता है, एप्पल रेड है, बनाना येलो है, तो ये जो कलर फॉर्मेशन है बिकॉज ऑफ दिस क्रोमोप्लास्ट, ओके। और ल्यूकोप्लास्ट का क्या काम है? इट इज़ कलरलेस प्लास्टिड विच हेल्प इन स्टोरेज ऑफ फूड। ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है? फूड को स्टोर करने में हेल्प करता है। तो तीन टाइप के प्लास्टिड्स हैं। क्लोरोप्लास्ट जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं, ग्रीन कलर का प्लास्टिड है, इट कंटेन क्लोरोफिल। क्रोमोप्लास्ट जो है नॉन ग्रीन पिगमेंट है, ये फ्लावर और फ्रूट्स को कलर देने में रिस्पॉन्सिबल है। उसके बाद अलावा जो ल्यूकोप्लास्ट है कलरलेस प्लास्टिड है विच हेल्प इन स्टोरेज ऑफ फूड, ओके। ये हो गए प्लास्टिड। सेल ऑर्गेनेलिज हमारी होगी कंप्लीट। अभी लास्ट तो नहीं, सेकंड लास्ट टॉपिक है। सेकंड लास्ट नहीं, अभी इसके अलावा एक दो टॉपिक और हैं। सेल थ्योरी है, उसके बाद है सेल डिवीजन, ठीक है। फिर चैप्टर हो गया आपका कंप्लीट। फिर PYQs देखते हैं, कर लेते हैं अगर, चलो देखते हैं अभी। कंपैरिजन बिटवीन प्लांट सेल और एनिमल सेल। प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है तो ये मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ। प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, बाकी सारी चीज़ें तो होती ही हैं। जो साइटोप्लाज्म है, सेल ऑर्गेनेलिज, कौन कौन सी सेल ऑर्गेनेलिज हैं वो अभी बताऊंगी आपको। वो सारी सेम है, दो तीन चीज़ें हैं जो डिफर करती हैं। सेल वॉल प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है। सेल वॉल एब्सेंट, सेल वॉल एब्सेंट, ठीक है। इसमें सेल वॉल प्रेजेंट। उसके अलावा जो सेकेंड डिफरेंस है आपको याद रखना है वो है प्लास्टिड्स का। प्लांट सेल में प्लास्टिड्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। इसमें एनिमल सेल में प्लास्टिड एब्सेंट है, प्लास्टिड एब्सेंट। और प्लांट सेल में वैक्यूल जो है काफ़ी बड़े साइज़ का होता है और सिंगल वैक्यूल प्रेजेंट होता है। एनिमल सेल में जो वैक्यूल है काफ़ी सारे छोटे छोटे वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। मोर वैक्यूल्स आर प्रेजेंट इन स्मॉल इन साइज, ठीक है। तो ये दो तीन डिफरेंस हो गए। उसके अलावा प्लांट सेल में सेंट्रोसोम एब्सेंट होता है, सेंट्रोसोम एब्सेंट होता है, एंड इसमें सेंट्रोसोम प्रेजेंट होता है। एनिमल सेल में कहाँ लिखूँ, यहाँ लिख देती हूँ, सेंट्रोसोम प्रेजेंट होता है, सेंट्रोसोम, ठीक है। सेंट्रोसोम का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, अभी दिखाया था आपको। दो सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं, ये देखिए इस तरह से दो सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं ग्रुप में, इस तरह से। इस दो सेंट्रियोल्स प्रेजेंट है, इन्हें हम कह रहे हैं सेंट्रोसोम। चलिए, तो ये चार डिफरेंस जो आपको याद रखने हैं दोनों में। बाकी सारी चीज़ें कॉमन है, बस ये चार डिफरेंस याद रखने हैं कि सेल वॉल प्रेजेंट है, इसमें सेल वॉल एब्सेंट है। प्लास्टिड प्रेजेंट है, एनिमल सेल में प्लास्टिड एब्सेंट है। वैक्यूल वन है, काफ़ी बड़े साइज़ का है, बिगर इन साइज। इसमें वैक्यूल्स, ये देखो छोटे छोटे से वैक्यूल्स होते हैं, यहाँ पे होंगे, है नहीं, बट इस तरह से ये जो है ना छोटे, इस तरह से छोटे छोटे वैक्यूल्स आर प्रेजेंट, ओके। एंड सेंट्रोसोम जो है इसमें एब्सेंट है।
सेंट्रोसोम एब्सेंट है और इसमें सेंट्रोसोम प्रेजेंट है एनिमल सेल में। ठीक है, तो ये 4 डिफरेंस है, बाकी सारे डिफरेंस सेम है, बस ये 4 थोड़े से डिफर हैं। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें सेम हैं। तो बाकी सारी चीज़ें हम डिस्कस कर ही आए हैं पीछे। प्लांट सेल्स आर डिफरेंट फ्रॉम एनिमल सेल्स स्ट्रक्चरली. Plant cells have cell walls and plastid which are missing in animal cells. Plant cells also have large vacuoles which are either very small or missing in animal cells. Nucleus is present at the center of the cell in animal cells and at the periphery in plant cells. जो न्यूक्लियस है ना एनिमल सेल का, वो तो सेंटर में प्रेजेंट होगा, एक मिनट, वो सेंटर में प्रेजेंट होगा। ये देखिए इस तरह से न्यूक्लियस प्रेजेंट है, बट जो एनिमल सेल का जो न्यूक्लियस है वो सेंटर में प्रेजेंट होता है। प्लांट सेल का जो न्यूक्लियस है इस तरह से पेरिफेरी में, कॉर्नर में, साइड में प्रेजेंट होता है, वॉल्स के पास। ठीक है, और इसका सेंटर में प्रेजेंट होता है। ओके, नेक्स्ट है हमारी सेल थ्योरी। अब सेल थ्योरी क्या कह रही है, क्वेश्चन आंसर भी आज ही कर लेते हैं क्योंकि 1.5 घंटे की क्लास हो जाएगी। चलो कर लेते हैं आज ही। ठीक है, सेल थ्योरी वॉज प्रपोज्ड बाय मैथियास, शेल्डन, थियोडर श्वान एंड रडोल्फ वर्चो। इन तीनों का योगदान है सेल थ्योरी में। हु वर जर्मन साइंटिस्ट। द सेल थ्योरी स्टेट्स दैट, सेल थ्योरी ये बताती है कि ऑल लिविंग स्पीसीज ऑन अर्थ आर कंपोज्ड ऑफ सेल। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं ऑल आर मेड अप ऑफ सेल्स। अ सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। सारे सेल जो हैं प्री एग्जिस्टिंग, पहले से कोई सेल है वो डिवाइड होते जा रहे हैं, तो इस तरह से ऑल सेल जो है इट अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ओके, तो ये सेल थ्योरी के कुछ पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट। उसके अलावा फंक्शन क्या है सेल का। सेल प्रोवाइड सपोर्ट एंड स्ट्रक्चर टू द बॉडी। इट प्रोवाइड एनर्जी थ्रू सेलुलर रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। एनिमल्स में जो एनर्जी मिलती है, माइटोकॉन्ड्रिया में जो सेलुलर रेस्पिरेशन हो रही है, ठीक है, तो ये क्या करता है, हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं सेल्स। एंड जो प्लांट्स को एनर्जी मिलती है वो फोटोसिंथेसिस से मिलती है। ठीक है, सेल्स रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट प्रोडक्ट्स, अदर मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन, मेंटेनिंग अ स्टेबल इंटरनल एनवायरनमेंट। ओके, सेल क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट प्रोडक्ट्स और अदर मॉलिक्यूल्स को, जैसे ये हमारी सेल है, हमारा सेल है, सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो सेल के अंदर क्या जाएगा, बाहर क्या जाएगा, उसका जो टेम्परेचर है, इंटरनल एनवायरनमेंट है, वो कैसा होगा, ये कौन रेगुलेट कर रहा है, हमारा सेल करता है। ठीक है, सेल डिवाइड एंड मल्टीप्लाई थ्रू प्रोसेस लाइक माइटोसिस एंड म्यूसिस। सेल जो है माइटोसिस और म्यूसिस के थ्रू मल्टीप्लाई होता रहता है। एंड इट एनेबल्स ग्रोथ, रिपेयर एंड कंटिन्यूशन ऑफ लाइफ। मैनी सेल्स आर स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क सच एज नर्व सेल्स। हर सेल का अपना एक डिफरेंट फंक्शन है। जैसे फॉर एग्जांपल जो नर्व सेल्स हैं वो क्या करते हैं, सिग्नल्स ट्रांसमिट करते हैं। मसल्स क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं। ब्लड सेल्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन कैरी करके ले के जाते हैं। तो हमारे ऑर्गन के, हर ऑर्गन सिस्टम का जो सेल्स हैं हमारे, हर सेल का डिफरेंट फंक्शन है और सब अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं सेल के। ओके, उसके अलावा है हमारा लास्ट टॉपिक आज का, सेल डिवीजन। तो उसके नाम से ही पता चल रहा है, मतलब सेल डिवाइड हो रहा है। प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग ऑफ न्यू सेल्स इन ऑर्गेनिजम्स नीडेड फॉर ग्रोथ, सेल रिप्लेसमेंट एंड रिप्रोडक्शन। कोई सेल खराब हो गया है तो वो क्या करेगा, अगर ग्रोथ के लिए कोई सेल, मतलब सेल का क्या क्या, सेल डिवीजन कहाँ कहाँ यूज़ हो रही है, इट इज़ नीडेड फॉर, सेल डिवीजन कहाँ यूज़ होती है, सेल डिवीजन का कहाँ नीड होती है। इट नीडेड फॉर ग्रोथ, सेल रिप्लेसमेंट, सेल को रिप्लेस करेगा, कोई पुराना सेल है लाइसोसोम के थ्रू बर्स्ट हो जाएगा और नया सेल बनेगा। एंड रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं सेल्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ, आपने पढ़ा है ना 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 हमें फादर से मिलते हैं, 23 मदर से, 23 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम के, है ना। तो उसमें से जो एक पेयर है ना, बाकी सारे जो सेल्स हैं, बाकी सारे जो हमारे क्रोमोसोम्स हैं वो सेम होते हैं, 22 पेयर्स तो सेम हैं। ठीक है, बट जो 23rd पेयर है दैट इज़ कॉल्ड सेक्स सेल। उसे क्या कहते हैं, सेक्स सेल। वो सेक्स सेल ही डिसाइड करता है हमारे सेक्स को कि मेल होगा या फीमेल होगा। ओके, सो जो माइटोसिस है, माइटोसिस और म्यूसिस, 2 टाइप की सेल डिवीजन होती है, माइटोसिस एंड सेकेंड वन इज म्यूसिस। माइटोसिस क्या करता है ना, इट हेल्प्स इन ग्रोथ एंड रिपेयर। माइटोसिस जब होती है, सेल डिवीजन जब होता है, तो माइटोसिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर। ग्रोथ, फॉर एग्जाम्पल हमें चोट लग गई है ना, तो
मान लीजिए हमारी चोट लगी हमें स्किन में, थोड़े दिन बाद आप देखोगे कि हमें नई स्किन आनी शुरू हो जाएगी, हमारी स्किन रिपेयर करना शुरू हो जाएगी। तो वो किस वजह से होता है? माइटोसिस की वजह से। माइटोसिस हेल्प करती है उसमें। मियोसिस में मियोसिस क्या कर रही है? मियोसिस हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। मियोसिस क्या करते हैं? गैमीट फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। गैमीट्स क्या होते हैं? गैमीट्स होते हैं सेक्स सेल्स। गैमीट्स क्या होते हैं? यहाँ लिख देती हूँ। जो हमारे सेक्स सेल्स हैं उन्हें हम कहते हैं गैमीट्स। जैसे जो मेल है, मेल का जो सेक्स सेल है दैट इज स्पर्म, ओके। एंड जो फीमेल का सेक्स सेल है, वेट, जो फीमेल का सेक्स सेल है दैट इज एग, ठीक है। तो 22nd पेयर तो सेम है, जो 23rd पेयर है दैट इज रिस्पॉन्सिबल कि वो मेल है या फीमेल है, और मेल के जो सेक्स सेल्स हैं दैट इज कॉल्ड स्पर्म, और जो फीमेल के सेक्स सेल्स हैं दैट इज कॉल्ड एग, ओके। मेल में आपको पता है XX क्रोमोसोम्स होते हैं और फीमेल में XY क्रोमोसोम होता है, ओके। दोनों क्रोमोसोम होते हैं, X भी और Y भी, और मेल में XX क्रोमोसोम्स होते हैं। नहीं, मेल में XY है, एक मिनट, मेल में जो है X और Y है, और फीमेल में XX, सेम क्रोमोसोम्स है। एक मिनट, इसको मैं इरेज कर देती हूँ यहाँ से, बस। मेल में जो मेल क्रोमोसोम्स हैं दैट इज XY, और जो फीमेल क्रोमोसोम है दैट इज XX, ठीक है। तो ये हो गया माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस क्या है? माइटोसिस क्या करते हैं? इट हेल्प्स इन ग्रोथ एंड रिपेयर। माइटोसिस इज द टाइप ऑफ सेल डिवीजन दैट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ 2 डॉटर सेल्स ईच विद द सेम नंबर एंड काइंड ऑफ क्रोमोसोम एज द पेरेंट सेल। जैसे फॉर एग्जांपल ये पेरेंट सेल है, तो ये इससे के 2 डॉटर सेल्स बनेंगे। अगर पेरेंट सेल के पास 26 क्रोमोसोम्स हैं, तो जो डॉटर सेल्स है ना, इट ऑल्सो कैरीज सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, इनके पास भी 26 क्रोमोसोम्स होंगे। अगर मियोसिस की बात करें, मियोसिस इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन दैट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ 4 डॉटर सेल। मियोसिस में 4 डॉटर सेल्स बनते हैं। मियोसिस में 4 डॉटर सेल्स, अभी आगे इमेज है उसमें बताऊंगी। 4 डॉटर सेल, इस तरह से पेरेंट सेल है, ये 2 डॉटर सेल में डिवाइड होगा, फिर 2 डॉटर सेल फिर अगेन 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड होंगी। तो इसके पास क्या है? 4 डॉटर सेल्स है, ओके। विद हाफ ऑफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज द पेरेंट सेल। अगर पेरेंट्स के पास 26 हैं तो इनके पास 13 क्रोमोसोम्स होंगे। 13 इसके पास, 13 इसके पास, ठीक है। हाफ ऑफ द नंबर, जो नंबर है इनका हाफ हो जाता है क्रोमोसोम्स का। और माइटोसिस में जो क्रोमोसोम का नंबर है वो सेम रहता है, ठीक है। यहाँ देखिए, ये माइटोसिस है, पेरेंट सेल है, 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो गया, 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो गया। इसके पास 40, अगर हमारी जो बॉडी है 46 क्रोमोसोम्स है, तो यहाँ भी इनके पास भी 46 क्रोमोसोम्स होंगे। 23, एक मिनट, ठीक है। माइटोसिस में जो क्रोमोसोम है उसका नंबर सेम रहता है, ठीक है। इसके पास 46 है, तो यहाँ भी 46 होंगे, यहाँ भी 46 होंगे। बट मियोसिस में, अच्छा इससे याद रखना, 2 से माइटोसिस में 2 डॉटर सेल्स बन रहे हैं, मियोसिस में 4 डॉटर सेल्स बन रहे हैं। इसमें 4 डॉटर सेल्स बन रहे हैं, ठीक है। माइटोसिस में टो मतलब 2 डॉटर सेल्स, मियोसिस में 4 डॉटर सेल्स। और इसमें जो है क्रोमोसोम का नंबर सेम रहता है, यहाँ पे जो है क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ 46 क्रोमोसोम्स है ना, तो इन दोनों के पास 23 क्रोमोसोम्स और इन दोनों के पास 23, तो हाफ हो जाएगा इनका नंबर, ठीक है। तो ये होगी बात। और मान लीजिए इसके पास 12 क्रोमोसोम है, तो इसके पास 6 इनके पास होंगे, नहीं 3, हाँ 6 इन दोनों के पास होंगे, 6 इन दोनों के पास होंगे, तो ठीक है। तो इस तरह से जो क्रोमोसोम का नंबर है वो हाफ हो जाता है। ये हो गया माइटोसिस और मियोसिस। अब नेक्स्ट है, ये चैप्टर हो गया आपका कंप्लीट। तो हमने क्या क्या किया, क्या क्या डिस्कस किया इस चैप्टर में, एक बार क्योंकि रिवीजन हो जाता है, मतलब कर लेते हैं। सेल क्या होता है ये डिस्कस किया हमने, सेल का स्ट्रक्चर डिस्कस किया। प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में डिफरेंस क्या होता है, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में डिफरेंस। एंड उसके बाद सेल स्ट्रक्चर, सेल के सारे पार्ट्स डिस्कस किए। सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल क्या है, सेल मेम्ब्रेन क्या है, एंड उसके अलावा न्यूक्लियस के पार्ट्स एंड साइटोप्लाज्म, और देन सेल ऑर्गेनेल्स डिस्कस की हमने। उसके बाद हमने डिस्कस किया प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स।
एंड देन सेल थ्योरी। सेल थ्योरी के बाद हमारा हो गया माइटोसिस एंड म्यूसिस, सेल डिवीजन। ठीक है, सेल जो डिवाइड करते हैं वो दो तरीक़ों से करते हैं, टू टाइप की सेल डिवीजन होती है, वन इज़ माइटोसिस एंड अदर इज़ म्यूसिस। माइटोसिस में जो है पेरेंट सेल 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड होता है और म्यूसिस में जो पेरेंट सेल है वो 4 डॉटर सेल्स में डिवाइड होता है। माइटोसिस में क्रोमोसोम का नंबर सेम रहता है, जितना पेरेंट का है उतना ही डॉटर सेल्स का होगा, बट म्यूसिस में जो डॉटर सेल का नंबर है वो हाफ हो जाता है एज़ कम्पेयर टू पेरेंट सेल। ओके, तो ये हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट। यहाँ से हो रहे हैं हमारे क्वेश्चन आंसर शुरू। तो कल मंडे था, कल भी हमारी क्लास नहीं हुई है, तो चलो आज कल की जगह ये क्वेश्चन आंसर चलो सॉल्व कर ही लेते हैं। ठीक है, 12 क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी हो जाएंगे क्योंकि चैप्टर तो अभी किया है हमने साथ के साथ। चलो देखते हैं आपको कितना ये चैप्टर समझ में आया है, नहीं आया है। क्वेश्चन का आंसर मेरे बताने से पहले आप मुझे कॉमेंट करके बताओगे। ठीक है, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सेल इज ट्रू? क्वेश्चन नंबर 1, टोटल 12 क्वेश्चन करेंगे हम। First question है, which of the following statement about cell is true? All cells are round in shape. Cells of a tissue have a similar structure. Cell size of a cell is same in a well organized organism. या all the cells have nucleus. तो ये स्टेटमेंट तो गलत है। सब सेल्स के पास न्यूक्लियस नहीं होता, हमें पता है प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस नहीं है, एब्सेंट है प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस, तो ये स्टेटमेंट तो होगी हमारी गलत। साइज ऑफ सेल इज सेम इन अ वेल ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनिज्म। सबका साइज है सेम नहीं होता, डिफरेंट साइज होता है कि सेल का साइज डिफरेंट होता है। ठीक है, सेम नहीं होता सबका। सेल्स ऑफ अ टिश्यू हैव अ सिमिलर स्ट्रक्चर, जैसे ये हमारा सेल है कोई, ठीक है, वो सेल कंबाइंड टुगेदर फॉर्म अ टिश्यू। इस तरह से ग्रुप ऑफ सेल्स को हम कहेंगे टिश्यूज, है ना। तो ये जो स्टेटमेंट है कि सेल्स ऑफ अ टिश्यूज़ के जो सेल्स है उनका जो स्ट्रक्चर होगा इट इज़ सिमिलर, सो दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू। टिश्यूज़ के जो सेल का स्ट्रक्चर है वो सिमिलर होगा, तो दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू। फर्स्ट स्टेटमेंट है ऑल सेल्स आर राउंड इन शेप, दिस इज़ नॉट ट्रू। कुछ जो है इलिप्टिकल शेप के होते हैं, कुछ ओवल होंगे, कुछ स्फेरिकल होंगे, सबका जो शेप है वो डिफरेंट होती है। सो सेकेंड ऑप्शन जो है दैट इज़ ट्रू, राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 इज़, नंबरिंग मैंने नहीं की है क्योंकि मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, तो मैंने नंबरिंग नहीं किया है इसमें। टोटल 12 क्वेश्चन है। ये सेकंड क्वेश्चन जो है दैट इज़, विच इज़ नॉट द फंक्शन ऑफ अ न्यूक्लियस इन दिस सेल। 4 ऑप्शंस हैं, चारों में से कौन सा एक फंक्शन है, मतलब एक पॉइंट ऐसा है जो न्यूक्लियस का फंक्शन नहीं है। न्यूक्लियस अभी हम डिस्कस करके आए हैं, तो चलिए देखते हैं कौन सा उसका फंक्शन नहीं है। टू प्रोवाइड शेप एंड रिजिडिटी टू द सेल, तो क्या न्यूक्लियस सेल को शेप और रिजिडिटी देता है क्या? जी नहीं, न्यूक्लियस नहीं देता शेप और रिजिडिटी। कौन देता है? सेल वॉल देता है। तो ये स्टेटमेंट जो है ये होगी गलत, फर्स्ट ही गलत है, बाकी भी देख लेते हैं। ट्रांसफर ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग इन द फॉर्म ऑफ जीन्स, दिस इज़ ट्रू कि हमारे जो हम जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो ट्रांसफ़र होती है, तो उसमें कौन हेल्प करता है? न्यूक्लियस हेल्प करता है, दिस इज़ ट्रू। एक्ट एज कंट्रोल सेंटर ऑफ द एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल, येस इट इज़ कॉल्ड कंट्रोल सेंटर, इट इज़ कॉल्ड ब्रेन ऑफ द सेल, तो दिस इज़ ऑल्सो ट्रू। नेक्स्ट है अलाउ द मूवमेंट ऑफ मटेरियल बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड इनसाइड द न्यूक्लियस, की जैसे कि जो साइटोप्लाज्म है और ये न्यूक्लियस है, तो ये मूवमेंट अलाउ करेगा मटेरियल की, तो येस दिस इज़ ट्रू कि मूवमेंट को अलाउ करता है बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड इनसाइड द न्यूक्लियस, दिस इज़ ऑल्सो ट्रू। गलत कौन सा है? फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। शेप और रिजिडिटी ये प्रोवाइड नहीं करता, शेप और रिजिडिटी सेल वॉल प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो यही जो है फंक्शन नहीं है न्यूक्लियस का, यही मैं बताना था कि कौन सा फंक्शन नहीं है। ये हिंदी मीडियम वाले हिंदी में देख लेना, हिंदी में तो निम्न में से कौन सा कार्य केंद्रक का कार्य नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 इज आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेल ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन अ फॉलोइंग टेबल। इस पे कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है। ए जो है प्रेजेंट इन ह्यूमन बींग्स बट लैक न्यूक्लियस, ह्यूमन बींग में प्रेजेंट होता है बट न्यूक्लियस नहीं होता, तो हमारे सेल का हमारा कौन सा सेल ऐसा है जहाँ जिस सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, तो वो है हमारे आरबीसीज जहाँ पे न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। देख लेते हैं। इट हैज़ वेरी लार्ज वैक्यूल, तो प्लांट सेल के पास काफ़ी बड़ा वैक्यूल होता है। नो सेल वॉल, एनिमल सेल के पास सेल वॉल नहीं होती। बीन शेप्ड एंड अकर इन पेयर्स, तो डी जो है बीन शेप्ड और पेयर्स में प्रेजेंट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें आपके गार्ड सेल्स, जो गार्ड सेल्स होते हैं ना स्टोमेटा के पास, इस तरह से जो गार्ड सेल्स हैं ये बीन शेप्ड होते हैं और पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं। और पोर जो स्टोमेटा है, जो ओपनिंग है लीव्स में, उसे कहते हैं स्टोमेटा, और स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग कौन डिसाइड करता है? ये गार्ड सेल्स ही डिसाइड करते हैं। ट्यूब लाइक विद ओपनिंग ऑन बोथ साइड्स, तो ई जो है ट्यूब लाइक विद ओपनिंग ऑन बोथ साइड्स। तो देखते हैं
ए क्या कह रहा है, इट इज़ प्रेजेंट इन ह्यूमन बींग्स बट लैक्स न्यूक्लियस। ह्यूमन बींग में तो प्रेजेंट है बट न्यूक्लियस नहीं है इसके पास। तो चीक सेल तो नहीं, आरबीसी, हाँ ए जो है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी नहीं, डी नर्व सेल भी नहीं। तो अगर आपको एक पॉइंट भी पता है तब भी आप जो है आंसर तक पहुंच सकते हो, बट हम सारे डिस्कस करेंगे, ठीक है। ए जो है आरबीसी, सेकंड है वेरी लार्ज वैक्यूल। तो अनियन पील जो प्लांट सेल है, अनियन पील जो है उसका जो वैक्यूल होता है काफ़ी बड़ा होता है। उसके अलावा है नो सेल वॉल, तो एनिमल सेल के पास सेल वॉल नहीं होती। तो चीक सेल जो है, चीक सेल्स में सेल वॉल नहीं होगी, दिस इज ऑल्सो ट्रू। बीन शेप्ड होंगी अगर इन पेयर्स। बीन शेप्ड में क्या होगा, गार्ड सेल्स जो बीन शेप होते हैं, गार्ड सेल्स इस तरह से लीफ के ऊपर जो स्टोमेटा, ये पोर्स प्रेजेंट होते हैं ना जिसे हम कहते हैं स्टोमेटा, स्टोमेटा के अराउंड अगर माइक्रोस्कोप से आप देखोगे इस तरह से ओपनिंग प्रेजेंट होती है, इस तरह से बीन शेप्ड की सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम कहते हैं गार्ड सेल्स, ठीक है, जो कि स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये होते हैं गार्ड सेल्स जो पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं और बीन शेप्ड होते हैं। तो डी इज अ गार्ड सेल एंड ई जो है ट्यूब लाइक विद ओपनिंग ऑन बोथ साइड। तो जाइलम सेल जो है ट्यूब लाइक होते हैं और ओपनिंग होती है दोनों ही साइड्स में। तो दिस इज ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन थोड़े से घुमा के पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा अपनी कॉमन सेंस भी यूज़ करनी है क्वेश्चन रीड करते टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4 आई थिंक सो। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। असर्शन दिया है और रीजन दिया है। असर्शन है कि ड्राइड रेजिन्स व्हेन लेफ्ट इन प्लेन वाटर फॉर सम टाइम स्वेल ड्यू टू ऑस्मोसिस। मान लीजिए हमारे पास कोई कंटेनर है, इसमें हमने किशमिश डाल दी, वाटर में हमने किशमिश भिगो दी। कुछ लोग जैसे रात को भिगोते हैं और सुबह भीगी हुई किशमिश खाते हैं ना, तो मान लीजिए पानी में हमने इस तरह से किशमिश भिगोई, सुबह को हम देखेंगे कि हमारी जो बीकर टेढ़ा हो गया, कोई बात नहीं, सुबह हम देखेंगे कि हमारी जो किशमिश है ना फूल के इस तरह से हो गई होगी, थोड़ी सी स्वेल हो जाती है, ठीक है। सो ये कह रहा है कि ड्राइड रेजिन्स व्हेन लेफ्ट इन प्लेन वाटर फॉर सम टाइम स्वेल ड्यू टू ऑस्मोसिस। तो ये ऑस्मोसिस के कारण स्वेल हुई है, सो दिस इज ट्रू। जो बाहर पानी होगा, पानी इसके अंदर चला जाएगा, एंडोस्मोसिस होगी, है ना, वाटर अंदर चला जाएगा और ये जो स्वेल कर जाएंगे। जब एक्सोस्मोसिस होती है, पानी अगर सेल से बाहर निकल रहा हो तो एक्सोस्मोसिस होती है और ये क्या कर जाएगा, श्रिंक कर जाएगा। बट जो फर्स्ट स्टेटमेंट है दिस इज ट्रू कि ड्राइड रेजिन्स व्हेन लेफ्ट इन प्लेन वाटर फॉर सम टाइम स्वेल ड्यू टू ऑस्मोसिस, दिस इज ट्रू। रीजन दिया है कि प्लांट सेल्स हैव सिलेक्टिवली परमिएबल सेल मेम्ब्रेन। प्लांट सेल जो है उनकी सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है, इसमें वाटर जो है इजिली ट्रांसपोर्ट हो सकता है, इन और आउट कर सकता है। तो दिस इज ऑल्सो ट्रू। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो राइट आंसर होगा ए एंड आर आर बोथ करेक्ट, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो हिंदी मीडियम वाले हिंदी में पढ़ लिया करो, बाकी मैं क्वेश्चन तो हिंदी में ही पढ़ रही हूँ, हिंदी में ही समझा रही हूँ, तो टेंशन नहीं लेनी है। क्वेश्चन नंबर 5 इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सेल्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज करेक्ट। लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल से रिलेटेड कौन सा एक कथन सत्य है। ऑल आर माइक्रोस्कोपिक एंड कैन नॉट बी सीन विद नेक्ड आई। देखते हैं, ऑल हैव अ सेल वॉल, तो सबके पास सेल वॉल तो नहीं होता। प्लांट सेल, एनिमल सेल के पास तो सेल वॉल नहीं होता। ऑल हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, प्रोकैरियोट्स में तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता। ऑल हैव अ सेल मेम्ब्रेन, यस सेल मेम्ब्रेन सबके पास होता है, दिस इज ट्रू। ऑल हैव अ सेल मेम्ब्रेन, तो ऑप्शन जो डी है, ओनली डी, दिस इज ट्रू। ऑल आर माइक्रोस्कोपिक, सारे माइक्रोस्कोपिक नहीं होते। अगर हम एग की बात करें तो एग इज ऑल्सो सिंगुलर यूनिसेलुलर एंड वी कैन सी इट विद आर नेक्ड आई, ठीक है। तो ऑल सेल्स आर नॉट माइक्रोस्कोपिक, तो हमारा जो सही आंसर है दैट इज डी, ऑल हैव अ सेल मेम्ब्रेन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 इज विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेलीज कंटेन देयर ओन डीएनए। कौन सी ऐसी सेल ऑर्गेनेली जिसका अपना डीएनए होता है, ठीक है। तो प्लास्टिड्स के पास अपना डीएनए है और माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी अपना डीएनए होता है। वैक्यूल के पास अपना डीएनए नहीं होता। प्लास्टिड्स और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों के पास अपना डीएनए होता है, बस बाकी जो न्यूक्लियस में डीएनए है वो तो पूरे सेल का डीएनए है, उसका अपना डीएनए नहीं है। बट यहाँ देख लेते हैं, ऑप्शन ए बी तो कहीं नहीं है, ए बी और सी है, तो ए बी सी है क्योंकि ए और बी कहीं भी नहीं दिया, सी को भी इसने कंसिडर किया हुआ है इसी में ही। डीएनए तो कंटेन करता है, उसका अपना नहीं होता, पूरे सेल का होता है, पर डीएनए होता है। तो अगर ए और बी ऑप्शन भी दिया होता तो ए और बी हम टिक करते, बट ए बी सी तीनों ही टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर ए बी एंड सी। ये याद रखना आपको, प्लास्टिड्स और माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए होता है, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज, ये सेल के पार्ट्स हैं,
ठीक है, सेल के पार्ट्स हैं और ये इसके फंक्शंस हैं। हमें बताना है कौन से सेल के पार्ट का कौन सा फंक्शन है। तो सेल वॉल का क्या फंक्शन होता है? सेल वॉल का फंक्शन होता है सपोर्ट द सेल। सेल वॉल का फंक्शन होता है सेल को सपोर्ट करना। फर्स्ट का हो गया सेल को सपोर्ट करना। सेल मेम्ब्रेन का क्या फंक्शन होता है? कंट्रोल्स की क्या सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है। सेल मेम्ब्रेन क्या अंदर जाएगा क्या बाहर जाएगा ये कौन डिसाइड करता है? हमारी सेल मेम्ब्रेन डिसाइड करती है। तो सेकंड का हो गया सी। साइटोप्लाज्म क्या करता है? साइटोप्लाज्म जो है ये करता है हमारा सेल रिएक्शंस। सेल की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो साइटोप्लाज्म में ही हो रही है, क्योंकि सारी ऑर्गेनेलीज साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट है। उसके अलावा न्यूक्लियस कंट्रोल करता है कि कहाँ क्या होना है। इट एक्ट्स एज द ब्रेन ऑफ अ सेल। तो चलिए देख लेते हैं कि इसका कौन सा सही ऑप्शन बैठ रहा है। फर्स्ट का बी। फर्स्ट का बी किस में है? इसमें है, इसमें है, इन दोनों में नहीं है तो ये दोनों कैंसिल हो गए। और सेकंड का है सी। सेकंड का सी इसमें है तो ये भी कट गया। तो हमारा जो राइट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर 2। ऐसे अगर आप पेपर में, अभी तो मुझे तो पूरा ही बताना है आपको, बट पेपर में आपको एक भी अगर कॉलम, एक ऑप्शन भी, मतलब एक ही ऑप्शन देखो एक या दो देखो, उसी के थ्रू अगर आपको आंसर पूरा मिल जाता है तो पूरे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है कि हाँ नहीं मुझे तो सारा आता है मैं तो पूरा ही सॉल्व करूँगा, ऐसा कुछ नहीं है। फर्स्ट और सेकेंड में अगर आपको अपना ऑप्शन मिल जाता है, आंसर मिल जाता है, तो आप ऑप्शन टिक करो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन कर लो। ठीक है, टाइम बचाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉम्पोनेंट्स ऑफ एनिमल सेल। एनिमल सेल में बताना है हमें कि एनिमल सेल में इनमें से कौन कौन सी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। सेल मेम्ब्रेन होती है, साइटोप्लाज्म होती है, न्यूक्लियस भी होता है, वैक्यूल भी होता है। सेकंड ऑप्शन जो है सेल मेम्ब्रेन होती है, साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस भी होता है, प्लास्टिड्स नहीं होते। एनिमल सेल की बात करनी है ना, तो प्लास्टिड नहीं होते एनिमल सेल्स में, प्लास्टिड्स आर एब्सेंट। उसके अलावा थर्ड इज सेल वॉल, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, वैक्यूल भी नहीं होता एनिमल सेल में, वैक्यूल भी प्रेजेंट नहीं होता। फोर्थ ऑप्शन है सेल मेम्ब्रेन, क्लोरोप्लास्ट भी नहीं होता एनिमल सेल में, ठीक है, ना ही वैक्यूल होता है। तो ये भी गलत हो गया। तो कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा कॉम्बिनेशन सही है एनिमल सेल्स का? सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है, वैक्यूल भी प्रेजेंट है। प्लांट सेल में एक वैक्यूल होता है, एनिमल सेल में काफ़ी सारे वैक्यूल होते हैं और छोटी छोटी साइज़ के होते हैं, स्मॉलर इन साइज, ठीक है, जो कि स्टोरेज में ही हेल्प करते हैं। 64 नहीं, क्वेश्चन नंबर 9 में चलेंगे। 12 क्वेश्चन है टोटल। ईच सेल इन आवर बॉडी कंटेन्स DNA. वी ऑल्सो हैव प्रोटीन्स और फैट्स इन आवर बॉडी। वट इज़ द कॉमन अमंग DNA, प्रोटीन्स एंड फैट? हमारे सेल में वो कह रहा है कि हमारे सेल के अंदर DNA प्रेजेंट होता है। हाँ, दिस इज़ ट्रू, होता है। उसके अलावा वो कह रहा है कि हमारी जो बॉडी है उसमें प्रोटीन्स और फैट्स भी प्रेजेंट होते हैं। प्रोटीन्स भी होते हैं हमारी बॉडी में, फैट्स भी होते हैं। यस। अब ये कह रहा है इन तीनों चीज़ों में क्या कॉमन है? ऑल कंटेन्स एसिड्स, ऑल आर इनऑर्गेनिक, ऑल आर सॉल्ट्स, ऑल आर कॉमन बेसिस, कंटेन बेसिस। तो जो राइट ऑप्शन है दैट इज ऑल कंटेन एसिड्स। ये एसिड कंटेन करते हैं। कैसे? देखो, जो DNA है, DNA क्या है? DNA की फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। DNA की फुल फॉर्म क्या होगी? डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। इट कंटेन एसिड। प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स। इट ऑल्सो कंटेन्स अमीनो एसिड। तो इसके पास भी क्या है? एसिड। फैट्स की अगर बात करें तो फैट्स आर मेड अप ऑफ फैटी एसिड्स। तो इनमें क्या कॉमन है? It contains acid. Okay, all contains acid. This is right answer of this question. Question number 10 is consider the following terms related to cells. Out of these, the parts of nucleus of a cell are, nucleus का कौन सा पार्ट है हमें ये बताना है, ठीक है। तो क्रोमोसोम, जीन, न्यूक्लियोलस या राइबोसोम। तो क्रोमोसोम, जीन, न्यूक्लियोलस तो सेल के न्यूक्लियस के पार्ट हैं, बट राइबोसोम न्यूक्लियस का पार्ट नहीं है। राइबोसोम तो सेल ऑर्गेनेलीज में प्रेजेंट होते हैं, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, सॉरी, राइबोसोम साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। इस तरह से हमारा सेल है, ये न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म है। तो साइटोप्लाज्म में काफ़ी सारी ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है, हमारा राइबोसोम प्रेजेंट है, हमारा माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है ना। तो ये सारे कहाँ प्रेजेंट है? हमारे साइटोप्लाज्म में। बट अगर हम न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस में क्रोमोसोम प्रेजेंट है, ठीक है, जीन प्रेजेंट है और न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है। तो ये तीनों जो हैं न्यूक्लियस के ही पार्ट है, क्रोमोसोम, जीन और न्यूक्लियोलस, बट ये न्यूक्लियस का पार्ट नहीं है। तो राइट ऑप्शन हो गया A, B एंड C। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11।
wait. Question number 11 is study the following statements. Prokaryotes do not have nucleus. This is true. Prokaryotes के पास न्यूक्लियस नहीं होता, मतलब हाँ दिस इज ट्रू, टिक करना चाहिए, काट क्यों रही हूँ मैं. अ सिंगल सेल कैन परफॉर्म ऑल द फंक्शंस इन अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. यस, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जैसे बैक्टीरिया वगैरह, उनकी बॉडी एक सिंगल सेल से मिलके बनी है और वो सिंगल सेल ही रिस्पॉन्सिबल होता है सारी एक्टिविटीज़ के लिए सेल में. उसके अलावा जो थर्ड है, ब्लू ग्रीन एल्गी आर द एग्जाम्पल ऑफ प्रोकैरियोट्स. ब्लू ग्रीन एल्गी आर द एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोकैरियोट्स. यस, ब्लू ग्रीन एल्गी प्रोकैरियोट्स का एग्जाम्पल है क्योंकि इसके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता. ब्लू ग्रीन एल्गी को साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं. ब्लू ग्रीन एल्गी को साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं. चलिए, डी है, यूकैरियोट्स डू नॉट हैव वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस विद अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. जी नहीं, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि यूकैरियोट्स के पास तो वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोट्स के पास प्रेजेंट नहीं होता. तो ये स्टेटमेंट गलत है. बाकी तीनों स्टेटमेंट सही है, ए, बी एंड सी. तो ये है क्वेश्चन नंबर 11 हमारा. ए बी सी द करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है? ए बी सी जो है हमारी करेक्ट स्टेटमेंट है. ओके, क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं. लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज रिलेटेड टू इनहेरिटेंस ऑफ करेक्टर. कौन सा पेयर जो है करेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है? इनहेरिटेंस का मतलब होता है जैसे हमारे जो करेक्टर्स हैं हमारे पेरेंट्स से हमें मिल रहे हैं, तो उसे कह रहे हैं इनहेरिटेड. मतलब हमारे अंदर वो करेक्टर्स इनहेरिटेड हैं, हमारे पेरेंट्स से हमें मिल रहे हैं. पेरेंट्स से जो उसके ऑफस्प्रिंग को, जो बच्चों को जेनेटिक मटीरियल, जेनेटिक ट्रेट्स मिलते हैं, उसी को हम कहते हैं इनहेरिटेंस. मतलब हमारे अंदर जो हमारे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो हमें पेरेंट्स से मिली है. पेरेंट्स से जो हमें जेनेटिक इन्फॉर्मेशन मिली है तो उसी को हम कह रहे हैं इनहेरिटेंस. मतलब जो हमें पेरेंट्स से मिली है. विरासत नहीं, क्या कह रही हूँ मैं, जो हमें अपने पेरेंट्स से मिली. आपको याद रखें, इनहेरिटेड मतलब हमारे पेरेंट्स से, वो हम विरासत कहना था मुझे विरासत में मिली है. ठीक है, तो कौन कौन से हैं, वो कौन सा पेयर है? क्रोमोसोम्स और जीन्स. क्रोमोसोम्स और माइटोकॉन्ड्रिया. जी नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है. सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल. जी नहीं, सेल मेम्ब्रेन क्लोरोप्लास्ट नहीं. तो ये जो सेट है, ये जो पेयर है, ये हमें कहाँ से मिला है? ये मिला है हमें हमारे, मतलब ये जो पेयर है ये रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? इनहेरिटेंस ऑफ करेक्टर से. ठीक है, हमारे जीन्स ही डिसाइड करते हैं कि हमारा, मैंने जब आपको बताया था कि जीन्स क्या है, ये डीएनए है. डीएनए के एक सेगमेंट को हम कहते हैं जीन, और ये जीन से रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि हमारे हेयर का कलर क्या होगा, स्किन का कलर क्या होगा, आंखें कैसी होंगी. तो ये कौन डिसाइड करता है? हमारे जीन्स. और ये जो क्रोमोसोम्स है, क्रोमोसोम्स इट कंटेन्स डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन्स. ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर 1. ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. तो हमारे 12 क्वेश्चन हो गए कंप्लीट. हमारा टॉपिक जो सेल चैप्टर था, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ये हो गया कंप्लीट. यहाँ पे सेल चैप्टर हमारा हो गया कंप्लीट. तो अब नेक्स्ट जो चैप्टर है वो हम करेंगे क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट. क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट. बट इसके अलावा मैंने एक और चीज़ आप लोगों के लिए डिसाइड की है, वो ये है कि हम साथ साथ ना मॉक टेस्ट भी लगाएंगे. ठीक है, तो मॉक टेस्ट भी हम साथ साथ लगाएंगे. तो देखती हूँ या तो नेक्स्ट क्लास में आपको मॉक टेस्ट मिलेगा, मॉक टेस्ट 1, जिसमें अभी तक हमारे जितने भी टॉपिक हो चुके हैं ना, हमारे 10 से 11 टॉपिक अराउंड हो चुके हैं. हमारे सारे ऑर्गन सिस्टम कर लिए हैं हमने, 4 ऑर्गन सिस्टम किए हैं हमने. नर्वस सिस्टम नहीं किया, बाकी सारे डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सेलुलर सिस्टम, ये सारे हमारे हो चुके हैं, 4 ऑर्गन सिस्टम. और उसके अलावा हमारा फोर्स एंड प्रेशर हो गया है, हमारा सॉइल हो चुका है, उसके अलावा हमारा फ्रिक्शन चैप्टर भी हो चुका है, एंड रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स हो गया है. तो उसके बाद कंबशन एंड फ्लेम हुआ है. मतलब 10-11 टॉपिक हमारे अराउंड हो चुके हैं. तो जितने भी टॉपिक, ये 10 के 11 टॉपिक हो चुके हैं ना, इसमें से सारे, मतलब इन टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं वो सारे क्वेश्चन हम, मतलब मिक्स्ड क्वेश्चन हम, जितने भी टॉपिक हमारे हो चुके हैं ना उन टॉपिक से, जो नहीं हुए उनसे नहीं लूँगी. जो हमारे टॉपिक हो चुके हैं उनमें से मिक्स्ड क्वेश्चन 10-10 क्वेश्चन लेके, 10-10 क्वेश्चन की सीरीज़ लेके हम मॉक टेस्ट लगाएंगे. इससे आपको पता चल जाएगा आपकी तैयारी कैसी चल रही है, और आपको जो मैं पढ़ा रही हूँ आपको समझ आ भी रहा है, नहीं आ रहा है, तो इससे पता चल जाएगा. प्लस नेक्स्ट टॉपिक जो हमारी थ्योरी होगी, मतलब जो नेक्स्ट क्लास, दैट इज़ क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट. या तो क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट पहले आएगा या उससे पहले आपको मॉक टेस्ट मिल जाएगा. देखते हैं क्या होता है.
या तो मॉक टेस्ट मिलेगा या क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट मिलेगी। टॉपिक साथ साथ मॉक टेस्ट भी साथ साथ लगाते जाएंगे, जितने टॉपिक हमारे हो चुके हैं उनके मॉक टेस्ट साथ साथ लगाते जाएंगे, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ क्लास। और इसके अलावा हमारी एक और सीरीज़ है, वो भी मैंने होल्ड पे रखी है, जो DSSB और KVS NVS वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए हैं। उसमें भी हमने 2-3 टॉपिक किए हैं इन डिटेल्ड फॉर्म, तो वो अभी होल्ड पे है। उस सीरीज़ को मैं कंटिन्यू नहीं कर रही हूँ, वो भी बीच में कंटिन्यू करेंगे, बट पहले थोड़ा सा ये वाला जो सिलेबस है कंप्लीट कर लेते हैं CTET का, ठीक है। तो चलिए, आई होप आपको आज की क्लास समझ आई होगी, अच्छी लगी होगी। कुछ डाउट रह गया होगा, कुछ प्रॉब्लम आई होगी तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और आज की क्लास में आउट ऑफ 12 कितने क्वेश्चन, कितने मार्क्स आए आपके? 12 में से कितने क्वेश्चंस हैं जो आप कर पाए हो? और ये नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल रिशु साइंस एकेडमी पे मिल जाएंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। और चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। थोड़ी सी लंबी होगी आज क्लास, है ना, पर चलिए कोई नहीं, पढ़ लेना आराम से। एंड चलिए बाय बाय, फिर टेक केयर।